अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 110 स्टार्ट करते हैं जी। उम्मीद करते हैं कि आज ये चीज़ें एक बार जो है वो वाइंड अप कर लें। वैसे आपको जैसे मैंने रिवीजन तो कल से ही तकरीबन शुरू हुई है, आपको पता है। जो मैंने आपको कल की क्लास के अंदर करवाया वो शॉर्टकट, ठीक है। इस तरह के जो काम थे ये रिवीजन क्लास में मैंने लास्ट टाइम किए थे, तो इस दफ़ा वो साथ साथ चलते रहे हैं, इसलिए काम ज़रा कम निकल रहा है। जैसे इन्वेंट्री की एंट्रीज़ हमने की थी पर पीरियोडिक परपेचुअल, लास्ट टाइम वो रिवीजन क्लास में आई थी, ड्यूरिंग सेशन नहीं हुई थी। तो इसलिए मैं जब गुज़रता जा रहा हूँ इन चीज़ों से तो मुझे चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। अगर फिर भी कोई कमी बेशी रह गई आज की क्लास ख़त्म करने के बाद तो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा, मैं बाद में रिकॉर्ड करके जो यहाँ होंगे उनको बुला भी लूँगा। डिस्क्लेमर देना चाहिए, कोई चीज़ बाद में आ ही जाती है सामने, बंदा कहता है कि यार ये तो बहुत ज़रूरी थी, तो आप लोगों को वो फिर वीडियो में भेज दूँगा, ठीक है। आज कोशिश करते हैं इसको, जो चीज़ें पेंडिंग हैं मेरे एंड से जो मुझे नज़र आ रही हैं वो मैं कर दूँगा, जो आपकी तरफ से होंगी फिर उनको भी डिस्कस कर लूँगा अगर आप समझेंगे कि वो भी करने वाली हैं, ठीक है जी। MCQ नंबर 8 करते हैं जी, रेशो का, पेज 834 पे। जो होमवर्क में दिए थे उनमें कोई मसला तो नहीं आया है? 8 और 7 तो मैंने करने हैं ना, ये स्टार वाले मैंने करने हैं, स्टार वाले मैंने करने हैं। उसके अलावा जो होमवर्क में थे वो वही थे जो मुझे नज़र आ रहे थे कि ये हो जाएंगे, ठीक है जी। मारिया लिमिटेड हैज़ करंट रेशो ऑफ 2:1, वही वाली बात, एसिड्स ज़्यादा हैं। रेशो विल डिक्रीज इफ़ मारिया लिमिटेड विल रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन करंट लाइबिलिटी नहीं होता, ये बढ़ेगा और कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर के बढ़ने से तो रेशो बढ़ जाएगी। रिसीव कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, दोनों बढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन लाइबिलिटी बढ़ेगी और कैश बढ़ेगा। अब कमज़ोर कौन है? इस रेशो को देख के नज़र आ रहा है कमज़ोर लाइबिलिटी है, तो डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर के बढ़ने से रेशो ये सही है, एक ही था, बाकी देख लें। पे एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल, कैश भी कम, ट्रेड पेएबल भी कम, अगेन लाइबिलिटी को ही देखना है, लाइबिलिटी डिनोमिनेटर में पड़ी है, कम हो रही है तो रेशो बढ़ेगी, ये नहीं हो सकता। राइट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग रिसीवेबल अगेंस्ट प्रोविजन, जिस रिसीवेबल की प्रोविजन बनी हुई हो उसकी एंट्री क्या बन गई, इन्होंने एंट्री क्या की है, इन्होंने एंट्री की है बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट और डेटर क्रेडिट, ऐसे ही है, मतलब वही प्रोविजन के अंदर हम इसको करते होते हैं ना, डेबिट, प्रोविजन का लेजर डेबिट करते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली पहले अगर हमने 10 माइनस किया हुआ था, इसी के अंदर वो 5 पड़ा था, तो वो तो ऑलरेडी ही माइनस था देखा जाए तो, ठीक है। और दूसरी बात, प्रोविजन में से अगर कोई चीज़ राइट ऑफ की है तो बैलेंस शीट में तो नेट डेटर्स पड़े होते हैं, करंट एसेट्स के अंदर जो डेटर्स आते हैं, मिसाल के तौर पे ये 90 पड़े थे, अगर हमने इस 100 को 100 नहीं रहने दिया बल्कि इसकी एंट्री ये कर दी, प्रोविजन 5 से डेबिट, 5 रुपये इसमें थे तो ये 5 बच गया, और डेटर 5 से क्रेडिट तो ये 95 हो गया, तो इधर नेट पे क्या असर पड़ा? इसका मतलब जब बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स पड़े होते हैं तो वो नेट ऑफ प्रोविजन ही होते हैं, तो जिन डेटर्स की प्रोविजन क्रिएट की हुई थी अगर उनको राइट ऑफ किया है तो नेट में तो डेटर्स पे कोई असर नहीं आना, वो तो ऑलरेडी माइनस होकर डेटर्स नेट बैलेंस शीट में नज़र आ रहे थे, ठीक है ना, इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होना। वैसे एक हो गया था टिक हमारा। 7 पे आए, 7 ऐसी ज़रा थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना था, बाय बुक्स वाली बात नहीं थी, थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक सोचने की ज़रूरत थी। आमिर सेल्स फिश एंड आबिद सेल्स बुक्स, both operate on a 50% markup on cost, however their gross profit ratio are as follows। मार्कअप ऑन कॉस्ट 50% ही रखते हैं, लेकिन आमिर जो कि फिश बेचता है उसका जीपी आता है 25 और आबिद जो कि बुक्स बेचता है उसका जीपी आता है 33। क्या वजह हो सकती है? हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ बुक सेलर मे बी बिकॉज ऑफ देयर इज मोर वेस्टेज विद फिश स्टॉक देन विद बुक स्टॉक्स। ये बात तो दिल को तो लगती है, थोड़ी बहुत तो लग ही रही है, जाहिर सी बात है कि अगर वेस्टेज होगी, ठीक है, अब नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनता है ना। अब एक बंदे का मछली का कारोबार है तो मछली थोड़ी सी पुरानी होगी तो वो तो ख़राब हो जानी है, ठीक है। अब उसकी मछली ख़राब होती ही, ज़ाहिर है कारोबार ऐसा है, वो 10 मछलियाँ बेचने के लिए
10 खरीद के लाए, हो सकता है कभी कभार एक आधी ख़राब भी हो जाए, ठीक है। तो वो नॉर्मली इसको जैसे कॉस्ट के अंदर आप लोग देखते हैं नॉर्मल लॉस को जो हम वो ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर होता है, हम उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मार्कअप ऑन कॉस्ट तो 50% रखते हैं, लेकिन अनसीन सर्कमस्टांसेस भी तो मौजूद हैं, ठीक है। और वो यही है कि फ़िश जो है वो ख़राब हो जाती है पड़ी पड़ी, ज़रा सी लेट हो जाए तो, पेरिशेबल नेचर की चीज़ है, जबकि किताब पढ़े पढ़े ख़राब नहीं होती। तो आपकी ख़राब हुई है पूरे सेशन में? पढ़े पढ़े कभी खोली भी नहीं, पढ़े पढ़े ख़राब हुई है? नहीं हुई ना, हाँ जी। अच्छा, दूसरा कहता है आमिर हैज़ सब्सटेंशियल बैंक लोन, हैज़ पता नहीं वेयर हैज़ आबिद बिजनेस। ओ यार ये कैसे हो सकता है? ये हैज़ अगर इसकी बात मान भी लें कि आमिर का लोन ज़्यादा है आबिद की निस्बत, तो क्या जीपी रेशो पे इसका असर पड़ेगा? इंटरेस्ट तो जीपी के बाद आता है, हद हो गई यार। आमिर हैज़ एक्सपेंसिव हाई स्ट्रीट प्रेमिसेस वेयर हैज़ आबिद हैज़ चीपर बैक स्ट्रीट प्रेमिसेस। प्रेमिसेस रेंट जिसका, वो दुकान है, आमिर सामने लगा के बैठा है मछली और आबिद पिछली गली में दुकान उसकी है, तो रेंट का फ़र्क है। वो रेंट भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी आपका एडमिन या सेलिंग एक्सपेंस होगा, शोरूम अगर है तो ये भी नीचे ही आता है जी जीपी के। आमिर टर्नओवर इज डिक्लाइनिंग वेयर एज आबिद इज इंक्रीजिंग। टर्नओवर कहते हैं सेल को, यार सेल बढ़ रही है एक की तो उसकी उसी हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है ना, प्रॉफिट रेशियो तो नहीं चेंज हो रही। दूसरे की अगर सेल कम हो रही तो उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो रही होती। यानी कि अगर एक की सेल 100 है और कॉस्ट ऑफ सेल 70 है तो इसका 30% जीपी है। दूसरे की सेल अगर 50 पे आ गई है, लेट से ये मतलब आया है 80 से 100 पर, और मैंने रखना है ज़रा 60%, ठीक है। ज़रा बताओ मुझे 80 का 60% क्या होता है? ठीक है जी, कितना आ गया इसका जीपी? जीपी 32 और यहाँ जीपी, अब ये 32 डिवाइड बाई 80 करो, जल्दी करो जल्दी, 40%, ये कितना है? तो अगर सेल बढ़े तो उसी हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ जाती है, इसका तो कोई असर नहीं होना चाहिए। तो दूसरे की अगर कम हो रही है इसी तरह तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो रही है। ये कैसी बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो भाई, जब दोनों का मार्जिन सेम है तो ये भी वजह नहीं हो सकती। तो ले दे के अगर एक अजीब सी वजह ही बचती थी, मैंने कहा कि थोड़ा आउट ऑफ द बुक सोचना था, जो बाय बुक जो चीज़ें आज तक पढ़ी थी उनसे ज़रा हट के आ गई थी एक चीज़, ठीक है। और वो बहरहाल ऐसे ही है कि अगर वेस्टेज फ़िश की बुक से ज़्यादा है, वेस्टेज हो सकती है ना, ख़राब हो सकती है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती होगी उसकी थोड़ी बहुत, इस वजह से ये जीपी डिफरेंट है, ठीक है। तो ए मेरे हिसाब से तो करेक्ट ऑप्शन है। 6 में कोई मसला आया हो या 5 में? 5 को मैंने स्टार क्यों लगाया था फिर, अगर मसला नहीं आया तो? हो गया था, चलें 2 पे आ जाए, 4 कर लें, 4 कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन एसिड टेस्ट एंड और क्विक रेशो? फिनिश गुड इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन नहीं होनी चाहिए, रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए, अकाउंट पेबल होना चाहिए। 3 भी हो गया होना है मेरे ख्याल से। सिंपल रेशो थी ना, वैसे ही बस आपका टाइम घर पे मैंने ज़रा ज़ाया करवाया ताकि एक बार आजकल में हो जाए, ये ना हो आप प्रेप लीव के अंदर बैठे फिर इनको करने लगे। वो करने वाली रेशोज़ जो होंगे, करने वाले जो एमसीक्यूज़ होंगे ना, वो रिवीजन प्लान में मैं थोड़े बहुत डाल दूंगा फॉर रिवीजन पर्पस। तरीका आपको आ गया है, बाकी जो 10-12 होंगे बीच में कम से कम कोशिश करूँगा कि वो रिवीजन प्लान में डालूँगा, ठीक है ना, ताकि आप जब तैयारी कर रहे हों तो आपका थोड़ा कम टाइम लगे। सारे एमसीक्यूज़ करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो कुछ कम कर दूंगा मैं, ठीक है। एक जैसे तो बिल्कुल साइड पे कर दूंगा, कोशिश करूंगा कुछ कम जितने हो सकें वो कर दूं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये क्या लिखा हुआ मैंने, 10, 8, 7, 4, 2, 1 लिखा था, 10 भी करवाया मैंने, कल ही हो गया था। चलो, रेशो 7 जो है उसका लास्ट बुलेट हमारा रहता है, ज़रा आ जाएं पेज 773 पे। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जी निकल रही हैं, आप देखें अगर कोई इस तरह की रह गई तो फिर मैं इलेक्शंस के बाद जब आऊँगा लाहौर वापस छुट्टियों के बाद,
तो मैं फिर यहाँ किसी बच्चे को लाइब्रेरी से पकड़ लूँगा, लाइब्रेरी में बच्चे बैठे होते हैं, कौन से बच्चे एंड तक लाइब्रेरी में बैठेंगे, ये माशाल्लाह तकरीबन लाइब्रेरी वाले ही बचे हैं, मैसेज भी कर दूंगा, लेकिन लाइब्रेरी वाले ही आज बैठे हैं, बाकी सारे वैसे ही घरों में हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ लग गई, मुझे नज़र आ गई, तो CMA की क्लास तो मैंने करनी है इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद, क्योंकि एक मुझे कल क्लास मिलेगी, परसों कल भी बड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करके क्लास कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है वो सख्ती का मामला है, तो जितना करीब होते जाएंगे उतना सख्ती ज़्यादा कर रहे हैं वो। तो चलो कल तो फिर पहला दिन है, कुछ कर आके थोड़े से बच्चे हैं, वैसे भी कॉलेज तो ऑफ ही है, तो कल की क्लास तो शायद पॉसिबल हो जाए, परसों बहुत मुश्किल है। तो ये मसला है। अब मैं ऐसे नहीं कर सकता कि उसको सर से उतार दूँ, मैं कोशिश करूँगा इफ़ेक्टिव कर लूँ। मैं CMA वालों को कह रहा हूँ जी, आपकी बात नहीं, पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, कि इफ़ेक्टिवली अच्छा सा काम हो जाए, जिसको 3-4 दिन आप बीच में जो ऑफ होना है उसमें आप बैठ के उसको यस कर लें। यस मतलब एग्ज़ाम लेवल पे तैयार कर लें, रिवीजन के क्वेश्चंस भी होंगे, रिवीजन भी हो चुकी होगी, आपके सामने एक मैदान होगा कि ये 5 टॉपिक्स हैं, ये 40% सिलेबस है तकरीबन, तो इसको साइड पे करो 40 से 50%, और फिर जब आप वापस आएंगे तो आपका वो पोर्शन भी तैयार होगा, कॉन्फिडेंट भी होंगे, फिर बाकी का आधा पोर्शन करवा के फिर फारिग कर दूंगा। तो यूँ समझ लें कि इकट्ठी 2 क्लासें करके आपने इकट्ठी रिवीजन नहीं करनी, मैंने एक क्लास करनी है, उसकी रिवीजन आपने रिवीजन करके उसको आपने तैयार कर लेना है। CMA वालों को बात कर रहा हूँ, आप लोगों को तो आज इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि छोड़ दूंगा। ठीक है जी। तो बहरहाल CMA वालों की बातें CMA वालों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। सॉरी, मैं ज़रा, क्योंकि अब मेरे दिमाग में सब वही चल रहा है। FAR 2 निकली है ना, अब FAR 1 ऊपर छाई हुई है, क्योंकि ये नज़दीक लगे हुए हैं, और इनको ख़त्म करते ही घर जाके फिर मैंने अगला काम करना है ना, तो वो अब दिमाग में चल रहा है। मैं कौन सा पेज बोला आपको? सिर्फ इसलिए पेंडिंग किया था इस पॉइंट को कि उस वक्त हमने नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो नहीं सीखी थी। बस अगर वो सीखी होती तो पॉइंट हो गया होता कि आपकी 773 पे लिखा हुआ है कि आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसके निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप उसको प्रॉफिट ओवर सेल रेशो को मल्टीप्लाई कर दें एसेट टर्नओवर से। तो ये भी किसी MCQ में आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करवाना ज़रूरी समझा। ठीक है, पेंडिंग था ये पॉइंट, नहीं रहा। एक एग्जांपल कर लें। अ कंपनी हैज़ प्रॉफिट ओवर सेल रेशियो ऑफ 4.96 एंड एसेट टर्नओवर ऑफ 3.39 टाइम्स। कैलकुलेट ROCE। अच्छा, अब देखो ना, MCQ ये आ गया। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो छोटा सा फॉर्मूला है, अगर ये पड़ा हुआ है तो 1 नंबर मुफ्त का आपको मिल गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, आपने 4.96% को 3.39 से मल्टीप्लाई करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ जाएगा 16.8। ठीक है जी। 2 कंपनीज A एंड B ऑपरेटिंग इन सिमिलर लाइंस ऑफ बिजनेस, ये इसके अंदर कमेंट भी आ जाएगा, तो आप इसको इसी की कॉन्टीन्यूटी के अंदर ही है। आपने PBIT ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट निकाला है। अच्छा नहीं, इसको रहने दें फिर, ठीक है, ये तो हमारा तैयार है। सिर्फ यही वाली एग्जांपल आपने कर लेनी थी, क्योंकि ये तो हमने प्रैक्टिस किया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की प्रैक्टिस है, ऐसे अलग से सवाल है, कमेंट किया होगा। ठीक है, इनमें अब ना पढ़ना, इन सफ़ों में ना पढ़ना, अब चीज़ों को आपने कम करना है, स्मार्ट करना है। ठीक है ना, तो हमने ये सारे सफ़ों को पढ़ा कर वो 4 सफ़े बनाए थे, इनमें इंटरप्रटेशन भी गुजारे की लिखी हुई थी, और उसके अलावा कोई पॉइंट ध्यान में आ जाए तो ठीक है, और इंक्रीज ये वेरिएशन का रीजंस भी लिखे हुए थे हमने। ठीक है ना। अब अगर सवाल के अंदर वो खुद कोई बात बता दे, जैसे मैंने आपको रिसेंट अटेम्प्ट टेस्ट के अंदर दिया था, रेशो का सवाल और डिस्कस किया था, वो उल्टा ज़्यादा आसान हो जाता है, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। नज़र आ रहा है जी इन्होंने लोन जो है वो रीपे किया, इसीलिए तो इंटरेस्ट कम हो गया, इसीलिए तो इंटरेस्ट कवर रेशो बढ़ गई है। बातें समझ आ रही हैं? ठीक है, चले, ठीक है जी, इसको भी टिक कर दें अब। अच्छा, पहले टिक हो गया जी बेटा। हाँ, चंदा यही था, यही था। नहीं, और भी अगर कोई चीज़ देखें, एक ये है कि रेशो, अब जैसे NPO ख़त्म था, रेशो भी ख़त्म था, लेकिन रेशो के अंदर कुछ MCQs थे, मैंने करवा दिए। ठीक है, अब ये पॉइंट मेरी नज़र में था कि रहता है, कोई आपकी नज़र में रहता हो तो आप बता दें। प्राइस अर्निंग रेशो मैं EPS में जाके करवाऊंगा, जहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई नहीं है। ठीक है ना, तो उसके अंदर मैंने लिखी हुई है, ये जो मैंने आपके लिए थोड़ा है आगे, पहले कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये पेज 550 पे जो हमने करना है ना, इसके अंदर एक तो लिमिटेशंस रेशो से मिलती जुलती वहाँ पढ़नी थी, पेंडिंग की थी कि रेशो के बाद पढ़ेंगे। दूसरा प्राइस अर्निंग रेशो भी यहाँ पे पड़ी हुई है।
तो वो इंशाल्लाह कर लेते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि मुझे बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक देते रहो, आज ज़रा लेट चले जाओ, खाना पीना कर लेना बेशक, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कि मैं अभी इसके बाद अब ब्रेक में बैठूंगा ना, तो मैं मज़ीद फिर IAS 2040 को देख लूँगा, 23 को 23 में तो बस वही डिस्क्लोजर पेंडिंग था जो हमने कर लिया था। 20 में कुछ शायद 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हो जाने चाहिए। 40 में भी कुछ पेंडिंग नहीं है, और 16 में मैंने देखना है। अभी मैं जब तक खुद नहीं देखूंगा मेरी तसल्ली नहीं होगी, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट हो सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट पढ़ा दिया था आप लोगों को। एनपीओ पे आ जाएं जी। अच्छा सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल कल शुरू किया था, ख़त्म हो गया था? सही, बिल्कुल सही हो गया था। यानी मेरा वो सवाल अधूरा ही रह जाएगा जो मेरा पूरा नहीं करवाएंगे सवाल आप लोग? अच्छा, मैं घर कर अच्छा चलें, एनपीओ पे चलते हैं। पास्ट पेपर 19 का फर्स्ट पैरा। अच्छा, रेशो में और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है तो अब ये पढ़ने वाले बच्चे जी। कंबाइंड इंटरप्रिटेशन है, प्रॉफिटेबिलिटी कही है तो आप सिर्फ, मैंने कहा था नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट को इंटरप्रेट कर दो, एक्सपेंसेस उसी में डाल दो। यार आप ना कंबाइन हो सके ना, उसका हल ये है कि आप बस हेडिंग अलग ना दो, आप प्रॉफिटेबिलिटी की हेडिंग दो और अलग अलग 3-4 जो है वो लिख दो, कोई मसला नहीं, काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जी, और रेशो में कोई मसला? एनपीओ रेशो में फिर कोई मसला नहीं बचा? नहीं, एनपीओ में अभी मेरे हिसाब से है MCQ 2। लिमिटेशंस हो गई हैं इसकी। ये रेशो का था, अभी मैं कौन से करवा रहा था फिर? तो फिर ये रह कैसे गया? हालांकि मैंने स्टार लगाया हुआ है। सालिक हैज़ नेट करंट लाया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, शुक्र है याद करा दिया आपने भाई, मैंने लिखा नहीं हुआ था 2 और 1। तो यार फिर आप लोगों ने नहीं बताया मुझे। अच्छा सॉरी जी। सालिक हैज़ नेट करंट लायबिलिटीज, मतलब बता दे कोई इसका। अब पहले मेरा सवाल सुने, मैं कहता हूं जी, एक कंपनी है, कंपनी ए, उसके करंट एसेट्स हैं 100 रुपये, करंट लायबिलिटीज़ हैं 70 रुपये। अगर इसको आप नेट करें तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ करें तो आंसर आता है +30, यानी कि नेट एसेट्स। इसको क्या कहेंगे आप? अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ को नेट करें तो आंसर पॉजिटिव आए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करें तो अगर आंसर पॉजिटिव आए तो ये नेट करंट एसेट्स निकल आएंगे, ठीक है जी। और अगर एक कंपनी है, कंपनी बी, इस कंपनी के करंट एसेट्स 100 ही थे लेकिन करंट लायबिलिटीज़ इसकी 110 हैं। जब आप इसका वर्किंग कैपिटल निकालोगे, यानी नेट करोगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को, तो 100 माइनस 110 करने पर -10 आएगा, यानी ये इसका आंसर क्या आ रहा है आज? ये नेट करंट लायबिलिटीज़। तो ये एक बात करने का उसका तरीका था जिससे आपको ये पता लग जाए, जो आज तक सारी रेशोज़ में पहले बताता आ रहा था ना कि करंट रेशो 2:1 है, तो आप कहते थे कि करंट एसेट ज़्यादा हैं। यहाँ पर अगर वो कहता ना नेट करंट एसेट आया है इतना, तो आप कहते इसका मतलब एसेट्स ज़्यादा थे तभी नेट में एसेट बचा है। नेट करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? नेट दोनों को करने से नेट में लायबिलिटी बची है, इसका मतलब ज़्यादा लायबिलिटीज़ थी। अब ये बात मद्देनज़र रखते हुए, तमाम गवाहों और बयानात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंची है कि यह अब हो जाएगा। ही डिसाइडेड टू पे ऑफ इट्स क्रेडिटर्स यूजिंग कैश। न्यूमरेटर भी चेंज कर रहा है, डिनोमिनेटर भी। कमज़ोर कौन है आज? न्यूमरेटर, ठीक है। दोनों ने कम होना है, कैश क्रेडिट और क्रेडिटर डेबिट, ऐसे ही है ना, दोनों ने कम होना है। लेकिन कमज़ोर कौन है? नेट करंट लायबिलिटीज़, न्यूमरेटर। एसिड्स कम है, कमज़ोर साइड से सोचें तो एसिड के कम होने से करंट रेशो भी, न्यूमरेटर कम होने से रेशो कम हो जाएगी। ए इंक्रीज नहीं, नो इफेक्ट नहीं, रेशो कुड आइदर, हद होगी यार। चलें जी, ये 1 भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, इतना नहीं लेकिन जितना 2 था। 1 इतना नहीं है। एसिड टेस्ट ऑल्सो नोन एज क्विक रेशो शुड इंक्लूड द, यार कितनी बार ये पूछोगे जिसमें इसमें ये होना चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल होना चाहिए क्विक रेशो में,
करंट एसेट होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, एक्रूअल्स भी होने चाहिए, तो मतलब 1 2 3 नहीं है, अच्छा 2 3 4 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है जी। हाँ ये घर कब जाना है तुमने? आज किस वक्त? वो तो सुबह जाती है 4 बजे, 9 बजे जाती है, हाँ उधर से सुबह आती है, यानी 9 बजे तक फ्री करना पड़ेगा। अच्छा जी, चलें फिर, आप स्पीड करते रहें काम। हाँ जी, पास से पर 19 ऊपर और जी, और कैश फ्लो में कोई मसला? वही समझ, मेरे दिमागी हालत समझो, सुबह 7 बजे से चल रहा है काम, लेकिन रिलैक्स काफ़ी हो गया हूँ क्योंकि FAR 2 वालों ने साथ दिया, उनका कल का वादा था, तो वो आज आए और फिर काफ़ी ज़्यादा पढ़ा उन्होंने, बड़े खुश होके गए, कहते हैं शुक्र है हम आ गए थे। ठीक है, नहीं जहन नहीं बना रहा, आपका काम ही नहीं इतना नहीं कर रहा, अल्लाह करे आगे भी ना निकले। अब रह क्या गया पीछे, जो मैंने अभी तक अपनी नज़र से नहीं देखा वो रह गया। मैं पहुंचा हुआ था स्टेम्प इक्विटी से पहले करेक्शन ऑफ एरर के कुछ MCQs देखे, हालांकि करने नहीं, उसमें सारे आई के अपने भी ना सवाल, आप वाले सवाल जो थे ना तोड़ तोड़ के डाले हुए, लेकिन कुछ एक उनमें से भी 2 4 करवा दूंगा, बाकी इंपॉर्टेंट हैं उसमें जो बताऊंगा वो टाइप्स ऑफ एरर्स उससे बन सकते हैं। खैर उसके अलावा मैं स्टेटमेंट इक्विटी करेक्शन से होता हुआ अभी IS-20 पे पहुंचा ही था कि देखा 2:10 हो गए, मैंने कहा बच्चा ने कहना 2 बजे तक कह के भी नहीं आया, चलते हैं अगली ब्रेक में, तो IS-20 देख लूँगा, फिर मगरिब वाली ब्रेक के अंदर फिर IS-16 देख लूँगा, 23 और 40 देखे ही हुए हैं, फिर भी एक नज़र घुमा लूँगा, आप भी देख लीजिएगा। अच्छा जी बच्चों जी, सबसे पहले तो क्विकली क्वेश्चन नंबर 17, ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, इसके पहले पैरा को मैं डिस्कस करना चाहूँगा और इसके तीसरी एडजस्टमेंट को डिस्कस, इसके अलावा अगर कोई मसला होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, सबसे पहली बात, एज़टेक स्पोर्ट्स क्लब वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2021 व्हेन अ फाउंडिंग मेंबर सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड टू ASC हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 4 मिलियन फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर 1 मिलियन ओनली। लेकिन ये जब फॉर्म हुआ था तब की बात हो रही है, अभी हम 22 में खड़े हैं, इसलिए लैंड का आना नज़र नहीं आएगा, पड़ा होना नज़र आएगा, डेप्रिशिएट वैसे नहीं होता ये। और दूसरी बात आपको बताया था, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की मद में कोई फंड रिसीव हुआ है आपको, तो उसको सीधा स्टेटमेंट चेंजेस इन नेट एसेट्स में लेके जाना है। चलें, अब इसका मतलब ये है कि जब कभी 2021 में, मैं यहाँ डेट लिखता हूँ 1 जनवरी 2021 में, ये वो कह रहा है कि जी उन्होंने एक लैंड दिया है 4 मिलियन की फेयर वैल्यू और हमने 1000 दिया है, तो क्या पढ़ा था NPO के स्टैंडर्ड में, मैंने सारी थ्योरी पढ़ाई थी आपको, उन्होंने कहा था अगर कॉन्ट्रीब्यूटेड एसेट है तो आपने उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। किस पे रिकॉर्ड करना है? चाहे आपने थोड़े बहुत पैसे दिए भी हैं, अगर पैसे दिए भी हैं तो जो बाकी फ़र्क है वो आपका कंट्रीब्यूशन तस्वर होगा, यानी 4000 का अगर ये लैंड आपको मिला है 1000 में, तो 3000 कंट्रीब्यूशन यानी डोनेशन है इसमें। अब चूंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट की मद में नहीं है, तो इसलिए ये पड़ा गलना है, इसको फंड में ही डाल दो, इसको चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर फंड्स में ही डाल दो। तो 1 जनवरी को क्या एंट्री हुई होगी पिछले साल? लैंड आ गया, हमें स्टैंडर्ड ने बताया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर AS&PO ने, इसको फेयर वैल्यू पर रखना है। ये कितना है? और हमने पे कितना किया था लास्ट ईयर? 1000, तो बाकी 3000 क्या है? ये क्या है जी? ये फंड है, इसको कह दें लैंड फंड कह दें आप, लैंड फंड, ठीक है जी, फंड लैंड। लेकिन अहम बात क्या है कि इसको आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में शो करना, ठीक है जी। लेकिन ये तो पुरानी बात थी। अब
हमारी बैलेंस शीट जो आपने बनाई होगी, मैं उसके एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ क्योंकि पूरा सवाल तो नहीं करवा रहा मैं, आपने ये कर लिया होगा, ठीक है ना। इसके अंदर फंड्स के अंदर आपने जनरल फंड लिखने होते हैं जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं। उसके अलावा एंडोमेंट फंड आता है जो कुछ मैक्सिमम आ सकता है, इस सवाल में तो शायद नहीं होगा लेकिन मैं मैक्सिमम चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते हैं, और ये आ जाएगा लैंड फंड अपने नाम से, नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स, ठीक है जी। ये नॉन डेप्रीशिएबल एसेट जो होते हैं उनका फंड क्रिएट, यानी वो भी इधर ही आ जाया करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे इस बैलेंस शीट के अंदर आपके जो सवाल के अंदर होगा फंड बस वही लिखना है। ये तो होगा लैंड डेबिट कहाँ हुआ पड़ा होगा, एंट्री क्या हुई होगी फंड्स के बाद लाइबिलिटीज़ आती हैं, उसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है कि आपको लाइबिलिटीज़ किधर गई। नॉन करंट एसेट्स में आपका लैंड नज़र आएगा। अब ये पिछले साल एंट्री हुई होगी 4000 से लैंड डेबिट, पिछले साल का कैश 1000 से क्रेडिट, और ये फंड 3000 से क्रेडिट, ठीक है जी। अब इसने कहीं जाना नहीं और इसने भी कहीं जाना नहीं, ये दोनों यहीं पे रहेंगे। इसका मतलब ये तो मैंने पिछले साल की आपको एंट्री कर दी, पिछले साल की कैश में ये 1000 क्रेडिट साइड पे भी नज़र आएगा। आपके साल में तो ये नहीं होना, आपके साल में बस ये इसी तरह से चलेंगे, आपकी बैलेंस शीट में ये दोनों इसी तरह से नज़र आएंगे, ना इसने डेप्रीशिएट होना है ना इसने कोई कहीं जाना है, यहीं पे ही रहेगा, ओके। इसलिए इसको फंड में डाल देते हैं। कोई मसला, क्लियर है ये बात। कितने बच्चों ने सवाल अटेम्प्ट किया था, ये काम ऐसे ही किया था, ऐसे ही कर लिया था, पढ़े हुए, बस दिमाग के अंदर पढ़ी हुई चीज़ें रखनी चाहिए, ऐसे ही पर्चे के अंदर कोई पॉइंट आए तो। कोई क्वेश्चन है आपका, किया था ये सवाल, तभी तुम ऐसे देख रहे हो, पता नहीं क्या होगा। चलो अब करोगे तो ये आसान ही रहेगा। बस ये ध्यान में रखना कि अगर इस साल ख़रीदा होता तो आपके कैश अकाउंट के अंदर ये नज़र आता, रिसीट पेमेंट में या कैश या बैंक में, ठीक है ना, ये पेमेंट आपकी नज़र आती, लेकिन अब नहीं आएगी क्योंकि ये 2021 की बात है और आप 2022 में खड़े हैं। उसके बाद जी ये आता है एनुअल मेंबरशिप। एनुअल मेंबरशिप लाइक सब्सक्रिप्शन, एनुअल जो है, ठीक है, एनुअल मेंबरशिप फी फॉर 2021, 22 एंड 23 वॉज इतने इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। हाउएवर मेंबर्स ज्वाइनिंग इन सेकेंड हाफ ऑफ ईयर आर चार्ज ओनली हाफ फी फॉर दैट ईयर। यानी 2021 में 150 लोग पहले हाफ में आए तो इनसे 2 साल के पैसे इन्होंने लेने हैं, ठीक है, और 2022 और जो सेकंड हाफ में आते हैं ये 270 लोग, इनसे 1.5 साल के पैसे, 1.5 साल के, इस साल के 6 महीने के पैसे लेते हैं और अगला साल एडवांस फिर भी लेते हैं। इसका मतलब चाहे ये हैं चाहे ये हैं, इन सारे मेंबर्स का 1 साल एडवांस होगा क्लोजिंग में। 2021 के अंदर इन सारे मेंबर्स का इन्होंने 2 पूरे दिए, 1 इनकम चला गया 1 एडवांस, इन्होंने 1.5 दिया, आधा इनकम में चला गया 1 एडवांस, ऐसे ही अगले साल भी होना था। तो सबसे पहले तो सबसे आसान काम कर लें और वो है क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग एडवांस निकालने वाली चीज़, ठीक है। 1 मिनट का काम था भाईजान, आपको ऊपर भेजना है, आप नीचे तशरीफ ला रहे हैं जी। तो हम मेंबरशिप अकाउंट बना लेते हैं जी, मेंबरशिप इनकम या सब्सक्रिप्शन इनकम, बस नाम उसने मेंबरशिप लिखा हुआ है तो हम भी मेंबरशिप लिख देते हैं, लेकिन ये एनुअल है, नॉर्मली ये एनुअल सब्सक्रिप्शन ही हुआ करती है, ठीक है जी, मेंबरशिप इनकम का अकाउंट। अच्छा जी, अब ये जो भी वर्किंग है, लेट्स से आपकी ये वर्किंग 1 होगी, शायद 3 है, चलो जी, भाई ने कहा 3 मेरी वर्किंग है तो 3 हम इसको कह देते हैं, ठीक है। अब वर्किंग 3.1 करते हैं, इसमें हंसने की क्या बात है यार। क्लोजिंग एडवांस निकाल लो, ओपनिंग एडवांस जो पहले मर्जी निकाल लो, ठीक है। क्लोजिंग एडवांस निकालते हैं। मुझे बताओ 2022 के साल में हम खड़े हैं, इन लोगों ने 2 साल के पैसे दिए और 22 के अंदर 10-10 हज़ार रुपये इन्होंने दिया था, ऐसे ही है, लेकिन 10,000 तो 22 का है। हाँ, अगर इनसे इन्होंने 2 साल एडवांस में लेने हैं तो इस साल के 10,000 लेंगे और अगले साल के, अब इन 220 का इस साल वाला 10,000 तो इनकम में चला जाएगा, ठीक है, यूं कर लें, इनका
10,000 इनकम है और इनका 12,000 एडवांस है, ऐसा ही है। अच्छा, इनका 5,000 आधा वो इनकम होगा, आए तो सारे इकट्ठे इकट्ठे ही हैं ये, और 12,000 इनका भी क्या होगा, एडवांस। तो क्लोजिंग एडवांस आप पहले लिख बैठे थे तो क्लोजिंग एडवांस निकाल रहे हैं अब, ठीक है। तो जी 220 लोग आए, 220 लोगों ने प्लस भी कर सकते हैं वैसे, चलो अलग अलग रख लें ज़रा, बच्चों को समझ आ जाती है। 120 अगले साल भी काम आ जाना है करंट, चलो करंट ऑन करंट आप खुद करना जी। 12,000 और 105 ने भी अगले साल का तो पूरा 12,000 दिया जी। बोलें कितना आता है? 6 12 दूनी जी, अलग अलग बता दो, इकट्ठा बताना है तो इकट्ठा बता दो जी। 2640, हाँ 1000 में ही चल रहा है, देख 1260, 3900 टोटल। क्लोजिंग एडवांस आ गया, बोलो। वर्किंग 1.1 3900। ऐसे ही ओपनिंग एडवांस भी निकल सकता है, 1.2 कर लें इसके लिए। अब ओपनिंग में किसका एडवांस पड़ा होगा? 21 वालों का। अब इन्होंने 22 का एडवांस दिया होगा, 22 का एडवांस क्या है? 10,000। इन्होंने पूरा एक, इन्होंने भी पूरा एक, क्योंकि इनकम का पिछले साल मसला था, ठीक है। तो इसका मतलब ओपनिंग एडवांस लेना है तो आप कहोगे जी 150 लोग थे, उन्होंने भी 10,000 दिया था, और जो बाद वाले आए 270, उन्होंने भी 10,000। तो ये इकट्ठे हो सकते थे भाई कह रहे थे, और बिल्कुल इकट्ठा कर लेना था आपने जी। बोलें ये समझाने के लिए मैंने अलग किया है, इकट्ठा कर दें, अब समझ आ गई है, इकट्ठा करें जी। बोलें 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 220 जमा 105, 220 जमा 105 ज़रा इजी हो जाएगा, ठीक है जी, इंटू 12,000, ये आ गया 39, और 270 वाले आ गए, नहीं वो 150 जमा 270, इन्होंने 10,000 एडवांस दिया हुआ है, जहाँ अलग करना पड़ा वहाँ कर लेंगे, ठीक है जी। कितना आ गया? इन्होंने ज़्यादा दिए थे, ज़्यादा लोग थे जी। 4200 ओपनिंग एडवांस आ गया, 1.1 नहीं करने दोनों। अब दो काम हो सकते हैं, कैश भी निकल सकता है, इनकम भी। इनकम के लेजर में कैश इस तरफ आना है, इनकम के लेजर में इनकम इस तरफ आनी है। अब कैश अगर 2022 का निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 220 ने 12 इंटू 12 दिया 24, और 105 ने 12 जमा 6 18 दिया होगा। ये सारा इस साल में कैश आया है। ये भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा आसान मुझे लग रहा है इनकम निकालना है। आपके 2022 के अंदर 220 और 105 टोटल कितने हैं? 220 जमा 105 कितने हैं? ये 325 के 220, इनकी पूरे 10,000 की इनकम है इस साल की ना, ठीक है। और जो 105 हैं इनके आधे पैसे इनकम में डालें तो टोटल कितना बन गया? प्लस कर दें इसको दोनों को, 27। दोनों में से जो मर्जी पहले निकाल लें, आप कैश बैलेंस ही निकाल लें जी। हाँ 21, हाँ तो फिर इससे ज़्यादा आसान तो कैश है, तो इससे ज़्यादा आसान तो कैश है। आ जाओ भाई, कैश मैंने ज़बानी बताया था, इतने लंबे काम में क्यों पड़े? हाँ भाई 2022 के अंदर 220 लोगों ने 10-10 दिए, ऐसे ही है। ये हम क्या निकाल रहे हैं? कैश, ठीक है। 220 लोगों ने 10 भी दिया और 12 भी दिया, ठीक है, प्लस नहीं तो जो पिछले हैं ये 105, इनको भी देख लो, 105 वालों को भी क्या, उनका क्या कसूर है? प्लस इधर आगे निकल गया ज़रा, माजरत इधर आ गई वर्किंग जी। 105 लोगों ने
इस साल 5-5 कैश दिया और अगले साल का पूरा 12-12 दिया। अब टोटल बताओ, ये आसान है मेरे हिसाब से। 6625, तो अब इनकम बैलेंसिंग निकाल लो, 6925, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में चली जाएगी और ये आपका कैश एंड बैंक कोई नहीं था अवेलेबल इस सवाल में, आपको बनाना पड़ना था, वहाँ पे आपने डबल एंट्री करनी थी। कैश या बैंक या रिसीट पेमेंट जो भी नाम रखा हुआ है आपने, बस कैश बैंक डेबिट, और कैश ही रखें, बैंक का तो कहीं जिक्र नहीं था, तो कैश बस रिसीट पेमेंट लिख दें, जान ही छूट जाए, ठीक है। रिसीट पेमेंट डेबिट और मेंबरशिप इनकम क्रेडिट। और ये क्लोजिंग जो है ये सारे का सारा करंट है या कुछ करंट कुछ नॉन करंट है? सारा करंट है भाई। इनका ये 1 साल एडवांस है, इनका भी ये 1 साल एडवांस है, यहीं से निकला था ना एडवांस, तो 1 साल अगले साल में इनकम बन जाएगा, ठीक है जी। और इस सवाल में कोई मसला था तो पूछें जी, इसमें कोई मसला था तो पूछ लें। ये पूरी तस्वीर भाई लें, ठहर जाए, ये लें, ये 2 एडजस्टमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, पहला पैरा और एडजस्टमेंट नंबर 3। ये बहुत गंद पड़ गया, समझ नहीं आ रही होगी आपको, इसको इसलिए मिटा दें, अपना अपना गंद आप डालें। जी सही है बच्चों? मध्यम सा हो गया है ना आज हमारा प्रोजेक्टर, चलो कोई नहीं। अब सीएमए वालों के लिए कल ऊपर क्लास कर लें, फिर वो सही चल रहा है, अभी सीएमए की क्लास होनी है ना उधर, वो सही चल रहा है, इसको पता लग गया अभी मेरी बस है। नहीं यार, मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप लोग टिकने पे तैयार हैं तो उम्मीद तो है कि ईशा से पहले ख़त्म कर लेंगे हम। ईशा आजकल 7 बजे होती है, असल में मेरा दिल यही था कि 11 बजे बुला के तो मगरिब तक फ्री करूं। मेरी ये तबीयत होती है कि मगरिब के बाद लोग बाहर ना रहें, बच्चे ख़ास तौर पे। हाँ बच्चे ही हो सारे ना, मेरे लिए एक को जे हो। अच्छा जी, एक 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 एडजस्टमेंट गलत करवाई है जो मैंने, इसको सही कर लें। ये जनाब पास पेपर 14 का 5 है, नहीं ये 14 का 5 तो नहीं है, ये 16 पे आ गया हूँ। चलो पहले ये कर लेते हैं, करेक्ट ट्रीटमेंट, पेज 917 पे पास पेपर 16 का 3 है। इसकी पूरी कहानी आपको बयान करता हूँ, उसके बाद बिल्कुल ये लाइबिलिटी ही है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा गलत मैंने कर दिया था। बैलेंस शीट तो टैली हो ही जाती है जब डबल एंट्री से चल रहे होते हैं आप लोग, ठीक है। एक चीज़ कम तो दूसरी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है ना। अब इसके पीछे कहानी क्या है, अब ये सुने। पेज नंबर 918 पर ये एडजस्टमेंट मिलेगी आपको। 917 पर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन 16 सीरियस गोल्फ क्लब, इसकी एडजस्टमेंट 3 है। मैंने आपको कहा था कि डोनेशन अगर जनरल है तो इनकम में डाल दें, और अगर स्पेसिफिक है तो लाइबिलिटी बनाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस लाइबिलिटी वाले फ़ंड को इनकम नहीं बनाना, बल्कि चूँकि कैश पे हो रहा है, फ़र्क था ना। एक स्पेसिफिक फ़ंड जो है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फ़ंड जो है, इसको लाइबिलिटी बनाना है, लेकिन इसका आगे ट्रीटमेंट क्या है वो 2 हो जाते हैं। तो उस वक्त शायद जो है वो क्या कहते हैं उसको, नॉन डेप्रीशिएबल एसेट की मद वाले का काम सीधा चल रहा था, तो उसी के कॉन्टीन्यूटी में ये भी हो गया। इनमें अब थोड़ा सा फ़र्क है। अगर स्पेसिफिक फ़ंड मिला है और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है और है फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस, फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, ठीक है, फॉर फिक्स्ड एसेट नहीं है, फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस है, तो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, लाइबिलिटी तो ये भी है। जब ये रिसीव होगा, मिसाल के तौर पे एक अब्दुल्ला भाई ने, माज भाई ने, अब्दुल्ला तो सारे ही है ना, माज भाई ने 5 लाख रुपया हमारे हॉस्पिटल को दिया अतिया, और कहने लगे कि आपने इससे सिर्फ़ और सिर्फ आंखों के मरीज़ों का, जो बुज़ुर्ग लोग जिनका मोतिया आ जाता है, 1 लाख रुपए उनके ऑपरेशन पे खर्चा आता है, ये 5 मरीज़ों के पैसे पकड़े। आपने सिर्फ इस 5 लाख से 5 मरीज़ों की आंखों का इलाज करना है।
अब ये क्या हो गया, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन हो गया। तो कैश आ गया हमें 5 लाख और हमने आई पेशेंट फंड के नाम से इसको क्रेडिट कर दिया, आई पेशेंट फंड। ठीक है जी। अब ये एंट्री हमने कब की, एट द टाइम ऑफ रिसीट, एट द, क्या ढूंढे जा रहे हैं बच्चे, छोड़ो यार लेक्चर नंबर, पहले इसको समझ लो फिर लेक्चर नंबर ढूंढने का टाइम दे दूंगा। पे लेक्चर 103 भाई कह रहे हैं, लेकिन छोड़ दें यार उसको, फिलहाल इसको समझ लेंगे ना, उसके बाद आप तसल्ली से लेक्चर ढूंढिएगा, जो मर्जी कीजिएगा, मुझे मसला नहीं है। एक गलत ट्रीटमेंट आप लेकर चले गए खुदा न खास्ता आगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है ना भाई, तो गलती को बस मानना चाहिए, होती तो रहती है इंसान से। अच्छा जी, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ फंड हमने ये एंट्री पास कर ली। अब ये फंड है फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस, तो इसलिए जब वो एक्सपेंस इनकर होगा, मिसाल के तौर पे इस साल के एंड तक 2 मरीज़ों का इलाज हमने कर दिया, 2 मरीज़ों की आंखों का इलाज हो गया, तो हमने एट द टाइम ऑफ यूज़ ऑफ दिस फंड एंट्री करनी है आई पेशेंट फंड डेबिट, आई पेशेंट फंड डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या करना है जी, इसके पीछे अब मैं वजह बताता हूँ आपको, पूरी स्टोरी, ठीक है ना जी। यही तो गलत ट्रीटमेंट था भाई, इसको इनकम में डाला था, अल्टीमेटली होना यही है, लेकिन लंबी कहानी है, ज़रा लंबी कहानी को सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जी 2 लाख रुपए, 5 लाख आया, एंट्री क्या की जी, कैश डेबिट, और ये आई फंड क्रेडिट, ये लाइबिलिटी है, ठीक है जी, डेफर्ड इनकम। अच्छा, अब ये लाइबिलिटी बना ली हमने, कितना जी, 500। उसके बाद ये रेंट के ऊपर आप कहते हैं जी हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 200। फिर जी ये खर्चा हुआ है तो उधर से आई फंड को इनकम में डाल दो, तो आई फंड, मैं सिंपल कर रहा हूँ, इनकम बनती है लेकिन मैं सिंपल कर रहा हूँ, असल में गड़बड़ ये कर गया था कि कैश को नहीं लिखा था, जो कि बहुत ज़रूरी था। कैश तो पे हो रहा है ना, तो उस कैश की एंट्री तो करनी थी, ठीक है। तो आई फंड डेबिट और आई फंड लाइबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट कितने से, 200 से। अब इधर आपका इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर, इधर आपका इनकम्स के अंदर 200 रुपये की इनकम आई, आई फंड इनकम 200, और एक्सपेंसेस के अंदर आपको आई फंड एक्सपेंस, आई एक्सपेंस तो गए एक्सपेंस, तो इसलिए इसको यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, इन 2 एंट्रीज़ को करने की बजाय। ये तो आ गया ना एट द टाइम ऑफ रिसीट, अब जब यूज़ करो तो एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय फंड डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया करना। ये स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए जो फंड आएगा उसका ट्रीटमेंट है। बाकी अभी मैं फॉर नॉन करंट एसेट फंड लेता हूँ तो उसकी अकाउंटिंग वही है जो आपको सिखाई हुई है, लाइबिलिटी बनाएंगे, एसेट तैयार होगा जैसे करवाया था, एसेट डेफिसिट होगा, उसको भी इनकम में डालेंगे, ठीक है ना। ये ज़रा थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट था, तो इसका ट्रीटमेंट ये बन गया, आई पेशेंट फंड डेबिट कैश क्रेडिट, कब जी, एट द टाइम ऑफ रिसीट, एट द टाइम ऑफ सॉरी यूज़ ऑफ फंड, ठीक है जी। ये एंट्री हमने कर ली, ठीक है जी। अब यही हमारे सवाल के ऊपर लागू होता था, और इसकी वजह से जो छोटी सी गलती हुई, बैलेंस आउट तो हो ही जानी थी, जाहिर है डेबिट क्रेडिट चला रहा होता है बंदा, बैलेंस आउट तो वो हो गई, हमने कैश की एंट्री नहीं की, तो कैश का क्लोजिंग ज़्यादा आ रहा था, तो वो जो लॉस्ट शायद बन रहा था, लॉस आया था ना इसमें, वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो आपने वो कैश को कम नहीं किया था ना, ठीक है। तो वही आप एंट्री अगर कैश के अंदर कर देंगे तो वो डबल एंट्री सिस्टम है ना, तो दोनों तरफ चीज़ बढ़ गई, दोनों तरफ चीज़ कम हो गई, बैलेंस तो हो ही जाना था, सवाल हमारा बैलेंस हो गया था, लेकिन ये गलती थी। वो गलती क्या है, यहाँ पर 2 चीज़ों को इस गलती ने हिट किया था। कैश का लेजर आप कैश का बना रहे थे, बैंक का, या क्या बना रहे थे? नहीं, कैश एंड बैंक है, रिसीट एंड पेमेंट, कैश एंड बैंक लिखा था ना, तो कैश एंड बैंक का जो लेजर आप बना रहे थे उसमें बाकी सब कुछ तो था ही था, लेकिन ये 2800 रुपये की एंट्री आनी थी, क्योंकि आपको क्या समझाया अभी मैंने कि ये अलग अलग एंट्रीज़ करने की बजाय आप ये एंट्री कर लिया करो, एक्सपेंस इनकम को छोड़कर, आई फंड डेबिट 2800 से आई फंड डेबिट और
कैश एंड बैंक क्रेडिट। तो ये एंट्री आपकी सही हो गई। यहाँ पर कैश लिखा आपने, यहाँ पे आपने ये तो डेफर्ड, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड है ना, डेफर्ड डोनेशन रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जो आपने किया है, फंड कर दें बेशक ये, ठीक है ना। अब इससे आपका असर क्या पड़ेगा, इसने तो सेम ही रहना है क्योंकि इसको 2800 से डेबिट किया था हमने। एक इनकम बनाई थी हमने, वो इनकम नहीं आई, ठीक है, बल्कि ये कैश की फिगर आई। इस कैश की फिगर ने इस एक्सपेंस को थोड़ा कम कर दिया, बाकी एंट्रीज बिल्कुल सेम रहेंगी, सिर्फ ये फिगर आपने सही कर लेनी है। ये डबल एंट्री करके कैश को भी सही कर लेना है और यहाँ पर कैश भी लिख लेना है, और इनकम एक्सपेंडिचर के मुंह के ऊपर जो आपने इनकम लिखी हुई थी उसको काट लेना है, ठीक है। समझ आ गई बात की, क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके। सोल्यूशन पीछे सही है, सोल्यूशन पीछे सही है, वहीं से देख लेना, ठीक है। ओके डन जी। पिक्चर बनानी है, अब पिक्चर किस चीज़ की बनानी है? ओह फिर बात भी पूरी कर लें ज़रा, ये फिर नक्शा भी पूरा कर लेते हैं। अगर आपने पिक्चर बनानी है ना तो इसकी पिक्चर आप अलग बनाइएगा, मैं ज़रा ये टेबल पूरा कर दूं। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है लेकिन वो फॉर स्पेसिफिक किसी एक्सपेंस के नहीं है बल्कि फॉर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ अ नॉन करंट एसेट, अगर इस मामले के लिए पैसे आए हैं तो उस सूरत के अंदर कैश डेबिट होना, वो भी फंड क्रेडिट है। कोई फंड, बिल्डिंग फंड, कोई बिल्डिंग, बस बिल्डिंग लिख रहा हूँ, बिल्डिंग फंड क्रेडिट। अब इसकी अकाउंटिंग जैसे हमने सीखी थी वैसे ही चलेगी। 100 रुपये आया हमें, ठीक है जी, ये लायबिलिटी बना ली हमने। उसके बाद हम बिल्डिंग, ये कब एंट्री की हमने? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ फंड डोनेशन, हमने ये एंट्री कर ली। उसके बाद बिल्डिंग बनना शुरू हुई तो हमने कहा जी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, कैश यूज़ हो रहा है, लेट्स से 40 रुपये यूज़ हो गया, तो ये अपनी जगह कायम दायम है, सही है ना। फिर ऐसे ही ये मज़ीद कंप्लीट होगा, बिल्डिंग कंप्लीट होकर जिस दिन CWIP से निकल के बिल्डिंग PPE में जाएगी, उस दिन से बिल्डिंग डेप्शिट होगी और ये 100 उस दिन हिलना शुरू होगा, इनकम में जाएगा। इसका ट्रीटमेंट वही है जो आपको मेहताब वाले सवाल के अंदर सिखा दिया था, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ लिखा हुआ होगा। ये CWIP डेबिट कैश क्रेडिट करते रहो, फिर जब CWIP से निकल कर वो PPE बन जाएगा तो फिर से डेप्शिट करना और फंड को अमोर्टाइज करके इनकम बनाना, ठीक है। तो ये कहानी अब पूरी हो गई हमारी। अगर स्पेसिफिक डोनेशन आए तो डोनेशन दो तरह के हो सकते हैं, जनरल या स्पेसिफिक। फिर स्पेसिफिक भी दो तरह का हो सकता है, फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस या फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ अ नॉन करंट एसेट। लेकिन इधर देखो, एक मिनट तस्वीर वालों, ऑफ अ डेप्रीशिएबल एसेट। तीसरा भी बन सकता है, वो क्या होगा? नॉन डेप्रीशिएबल एसेट होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट सीखा हुआ है? उसको कैश डेबिट, बिल्डिंग फंड, लैंड फंड या जो भी फंड है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स में डायरेक्ट ले जाना और उसने फिर कभी भी इनकम में नहीं आना। ओके सही है। अब PSC वाले सवाल के अंदर उसने कहा था लैंड के लिए पैसे आए हैं डोनेशन, लेकिन साथ ही उसने लिख दिया था लैंड अभी एक्वायर नहीं हुआ, इसलिए हमने उसको लायबिलिटी में रखा हुआ था। जिस दिन लैंड एक्वायर हो गया उस दिन लैंड डेबिट करना है और कैश क्रेडिट करना है, और वो लायबिलिटी से निकाल के उस दिन मूव कर देना है हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। PSC वाले सवाल में ये था, लिख दूं ये भी है बस, ठीक है। फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, और अगर फॉर एक्विजिशन ऑफ अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, फॉर एक्विजिशन ऑफ अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खुद आ भी तो सकता है। ऐसे यहाँ पर डोनेशन में कैश ना आए, एसेट ही आ जाए, एसेट ही आ जाए, तो वो कैश की बजाय एसेट डेबिट करके आपने लायबिलिटी क्रेडिट कर लेनी, ठीक है ना। ट्रीटमेंट अगला वही चलना है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट अगर आपको ख़रीदने के लिए फ़ंड मिला है तो उसकी एंट्री करेंगे आप एट द टाइम ऑफ रिसीट कैश डेबिट, और लेट्स से लैंड के लिए आया तो लैंड फंड क्रेडिट, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में सीधा चला जाएगा, ठीक है। लेट्स से 50 रुपये। और अगर अभी लैंड ख़रीदा नहीं है तो
पीएससी वाले सवाल की तरह से आपने उसको लायबिलिटी बना लेना है, और जिस दिन वो लैंड ख़रीद लेंगे उस दिन लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, और ये लायबिलिटी डेबिट करके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में उसका कॉलम डाल के उसको वहाँ फेंक देंगे। यानी समझो इनकम बना लिया हमने, पर बारों बार इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर शो नहीं किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये है पूरी बात, अगर समझ में आती है तो। मिक्स सा हो रहा है नीचे वाले से, चलो अच्छा पहले आए थे देख लो। तो ये ट्रीटमेंट भाई गलत था, मैंने रुजू कर लिया है, आप लोग भी इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ यूज़, ये जब यूज़ होता है पैसा तो ये फंड को नहीं डेबिट करते, बल्कि जाहिर सी बात है बिल्डिंग बन रही होती है तो उसको डेबिट करना पड़ जाता है हमें। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा जी, पहली बात है मैंने वो करवाया नहीं है, दूसरी बात है अगर रिवीजन प्लान में डालने का प्लान हुआ तो फिर बता भी दूंगा, वैसे मैं देख भी लेता हूँ। ठीक है, इन पेशेंट बता देते हैं जी। ठीक है, इसके बाद भाई कह रहे हैं ये एंट्रीज दिखाएं मुझे, देखें जी। और ये हमने असल में ये गलती सही की है, ये मैं येलो कर रहा हूँ, अपने सवाल को दुरुस्त कर लेना। मैं अभी ज़िंदा था, सांस चल रही थी, मैंने रुजू कर ली है, और आप लोगों को नहीं कहा हुआ कि आपका सिलेबस ख़त्म हो गया इसलिए सिलेबस के बीच में ही ये रुजू कर लिया है, फाड़ना लेना होना आखिरत से। अच्छा जी, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं गलत हो जाएं, पता भी ना हो, तो ला इल्मी में तो वैसे ही माफ़ी है ना, इल्म के बावजूद तो नहीं छोड़ सकते थे, गोलियां थोड़ी कराने आते हैं आपको। अच्छा जी, उसके बाद वो ये एक पॉइंट आपको छुड़वाया था कि इसको इग्नोर कर दो। अब इसको क्यों इग्नोर किया था, वैसे तो काम हो गया था, लेकिन सुन लो। देखो जी, आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, बोलो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया उसके अंदर आपकी इनकम्स में सारी इनकम्स आई हुई हैं और एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। यानी आपने जो कैफेटेरिया एक्सपेंस वो भी आ गया, मेडिसिन जो कंज्यूम हुई वो भी आ गई, हॉस्पिटल सप्लाइज भी कंज्यूम्ड एक्सपेंसेस में आ गई, डॉक्टरों की नर्सों की तनख्वाहें, एडमिन की तनख्वाहें, ये सब की सब एक्सपेंसेस में आ गई। अब एक बंदा वहाँ पर आया, उसको आपने मुफ्त ट्रीट कर दिया, तो उसका अगर हिसाब अलग कर भी लें तो क्या वो खर्चे बाकी खर्चों में पड़े नहीं थे ऑलरेडी? क्या डॉक्टर साहब ने जो तनख्वाह ली उसके अंदर उसने एनपीओ को पैसे देकर आने वाले मरीज और बगैर पैसे देकर आने वाले मरीज दोनों को ट्रीट नहीं कर दिया? जो मेडिसिन कंज्यूम हुई पैसे देकर जिन लोगों ने इलाज करवाया था उन पे भी लग गई, जिन्होंने पैसे दिए बगैर करवाया था उनको भी लग गई। कंज्यूम्ड की फिगर जो निकाली हुई है, सैलरीज एक्सपेंस की फिगर जो निकाली हुई है, तो ये 48.6 आपको धोखा देने के लिए था। वो कहता है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ऑफ 48.6, जिसके अंदर आप कह सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के अंदर क्या आता है? डॉक्टर नर्सों की सर्विसेज, मेडिसन, बिजली वगैरह, कैफेटेरिया एंड सो ऑन, सारे जो सर्विसेज थी वो जो टोटल खर्चे हुए उसमें से कहता है जी 48.6 मिलियन की जो ये फैसिलिटीज़ थी ये फ्री ऑफ चार्ज पेशेंट्स को दी गई। तो पेशेंट्स को फ्री ऑफ चार्ज दी गई हैं तो ठीक है, अंदर एक्सपेंसेस में ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है ना, जो कॉस्ट नीचे पड़ी हुई हैं उनके अंदर ये ऑलरेडी शामिल थी, सिर्फ धोखा देने के लिए आपको दिया होता, इसलिए इसको क्या करना था, आपने इग्नोर करना था। ठीक है जी, पास पेपर 5 मैं करवा लूँ फिर आप वाले सवाल पे, चलो बल्कि आप बता ही दो कौन सा सवाल है जी? गरीब शरीफ, अच्छा कहाँ कहाँ? रिसीट के अंदर इन पेशेंट बिलिंग्स, पैसे आए हैं पेशेंट्स को बिल करके, गूगल भी कर लिया करो। अच्छा, वैसे मीनिंग ऑफ इन पेशेंट बिलिंग, इन पेशेंट का मतलब यही हो सकता है, अब अस्पताल वालों से पूछ सकते हो जाके, मैंने तो अब तुक्का ही लगाना है, मैं आपको अस्पताल तो थोड़ी चलाता हूँ। ठीक है, इन पेशेंट का मतलब क्या है? जो पेशेंट मौजूद हैं या जो पेशेंट्स चेक कराने आए होंगे उनको बिलिंग किया, मतलब उनसे पैसे लिए हैं, फी फॉर सर्विस है।
इनसे पैसे लेकर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माना ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लेकिन जो पैसे वाले जो मुखय्यर हजरात होंगे जब वो आएंगे तो वो उल्टा ज़्यादा पैसे दे के जाएंगे। ये लोग जाए ना ऐसे किसी हॉस्पिटल में, अच्छा डॉक्टर कहीं भी बैठा हो सकता है, आप जाएंगे ना तो वो कहेंगे जी सर ज़कात से करना है या पैसे पे करेंगे। अब जिस बंदे के ऊपर ज़कात नहीं लगती होगी, अब वो जाहिर सी बात है कहेगा भाई मैं खुद पे करूँगा। तो ये वो लोग हैं, उनको बिलिंग की हुई है। डोनेशंस नहीं, फी फॉर सर्विस, पैसे ही हैं, इनकम ही है, लेकिन डोनेशन नहीं है, फी फॉर सर्विस है। पेशेंट को बिल किया है तो क्या मतलब, ये तो रेसिप्रोकल है। पेशेंट को बिल कब करेंगे, जब सर्विस देंगे। पता नहीं आप ये क्या इनकम में लिखा हुआ है, मैंने सवाल नहीं करवाया ना, मुझे नहीं पता। इनकम्स के अंदर ये नज़र आ रहा होगा अगर कोई इसका ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट नहीं है लेजर की, वरना लेजर से होके बनना इनकम ही है इसमें। गॉट इट? अच्छा जी, अच्छा जी, ये सवाल आपने करना है, लेकिन इसके अंदर जो बुनियादी बात है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। एक डिफरेंट सवाल है, सिर्फ एक दफ़ा सीख लेंगे एक एसिड में। मैं सारे एसिड के अकाउंट बनाऊंगा लेकिन पूरा सवाल नहीं कर रहा। डिफरेंट क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, बैलेंस शीट मांगी नहीं। एक तो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। रिसीट पेमेंट कोई नई चीज़ नहीं है, नाम से बस उसने मांग लिया है। जिन सवालों के अंदर आपको रिसीट पेमेंट या बैंक बना बनाया नहीं मिलता था तो आप बना नहीं रहे थे वो कैश एंड बैंक का लेजर, वो रिसीट एंड पेमेंट ही तो है, वो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ये सवाल क्यों लिख के लाया हूँ, क्योंकि ये सवाल एक अनोखा सवाल है, बड़े मज़े का सवाल है। एक चीज़ इसमें समझने वाली थी, अगर वो समझ आ जाए तो सारा सवाल हो जाता है, ना आए तो कोई नहीं होता, ठीक है। वो चीज़ समझने के लिए पेज नंबर 907 पे बाद में आइएगा, पहले मेरी एग्जाम्पल पे आए। ये तुम्हारे लिए तो नहीं लगाया हुआ कहीं उसने? अच्छा जी, 5%, 10-20 जी। अच्छा जी, सुने 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 सुने, एक एसेट हमने खरीदा है 1 जनवरी 2010 पे, इसकी कॉस्ट है लेट से 300 रुपये। 31 दिसंबर 10 पे हमने इसको डेप्रीशिएट किया 15%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमने चलाना है जी, ठीक है। कितना आता है आंसर बताओ ज़रा? 40 बुक वैल्यू, 31 दिसंबर 11, डेप्रीसिएशन 255 पर 15% लगाओगे 38 जी। बुक वैल्यू जी 207 21, तो 207 क्यों बोला? 31 दिसंबर 12, डेप्रीसिएशन 217 इंटू, अच्छा 1 बोला, 1 217 जी 31, उसके बाद ओके वट एवर, एक छोटी सी कैलकुलेशन सिखानी है। बुक वैल्यू बताओ जी, बुक वैल्यू 180 1 फिर आ गया 185 इंटू 15%, 28, काफ़ी है। बुक वैल्यू 6 या 7, ये सामने लिखा हुआ है ना, इसका टोटल बताना है, काफ़ी है। अच्छा आप कैलकुलेटर पकड़ें। वैसे एक बात करूं तो 300 255 300 का 85% है, नहीं चेक कर लो कैलकुलेटर पे, नहीं कैलकुलेटर पे लिखो 300 इंटू 85%, 255 आया। अब ये जो आंसर निकला हुआ है कैलकुलेटर पे, इसको करो 85%, 217 आया है। इसको करो 85%, 217 को, इसको करो 85%। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि क्लोजिंग बुक वैल्यू ओपनिंग बुक वैल्यू का 85% है अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% रिड्यूसिंग बैलेंस है और कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं। अगर मैं ये कह सकता हूं कि क्लोजिंग बुक वैल्यू ओपनिंग का 85% है अगर रेट 15% रिड्यूसिंग बैलेंस यूज हुआ है। अच्छा अब मिसाल के तौर पे मुझे
यहां पे कुछ भी नहीं गिवन। अब मैं यहां या यहां आना चाहूं तो अपना बेहतरीन दोस्त फार्मूला लगा सकता हूं। सवाल में ये तो बताया होगा ना कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 15% है, तो मैं कहूंगा कि ये 85% है, क्लोजिंग बुक वैल्यू 85% है। अब अगर आप 157 को डिवाइड करें 85 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये भी आ सकता है। तो मैं कहता हूं मैंने डेप्शन निकालनी है, इंटू 15। आंसर बताओ जी, यही निकला हुआ था। ओपनिंग 185, ठीक है। ये एक छोटी सी कैलकुलेशन सिखानी थी। अच्छा सवाल पे आओ। सवाल है हमारे सामने, मैंने इसमें सिर्फ आपको सिर्फ क्या, चलो पहले चारों बना दूंगा, ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन बाकी सवाल सिर्फ पढ़ाऊंगा, करना आपने, बट डिफरेंट काम सिखाना है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बाकी सवाल तो आपको करने आते हैं, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट था। मैंने कहा इसको मैं रिवीजन प्लान में डालूंगा, फिर मैंने कहा जब रिवीजन प्लान जब सारा कुछ करके भी चारों टायर उत्ते हुए हों, फ़ायदा कोई नहीं, तो ये करवा देता हूँ। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जी, अब जाहिर सी बात है, देखो कब पूरी होती हैं, लगा हुआ तो हूँ मैं, ठीक है। नीयत यही है कि आज कर लें, उम्मीद भी है कि हो जाएगा। चीज़ें बहुत थोड़ी सी हैं, ठीक है ना, बस अभी तक तो इतनी सी हैं। देखो ये ऐसे बस ये एक एक लाइन में एक दो सफ़े हैं जो पढ़ने वाले हैं, कुछ MCQ बस, ये ज़रा टाइम ले जाएंगे। कोशिश करते हैं कि ये नमाज से पहले पहले कर लेना, कभी ज़रा जल्दी से यहाँ पे पहुँच के। बस ये सवाल के अंदर ये 2 वर्किंग्स रह गई हैं जी। फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ गुलशन क्रिकेट क्लब, पेज 907। अगर रिसीट पेमेंट मांग ले तो परेशान नहीं होना, वो कोई डिफरेंट सवाल नहीं है। मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन 3 ही बताए हैं आपको। एक नॉर्मल सवाल जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग आपको कई गिवन होते हैं, ठीक है, और कोई इक्का दुक्का रहते होते हैं, आप निकाल लेते हैं। दूसरा वो फ्रॉड वाली टाइप, और तीसरा ट्रायल वाली। रिसीट पेमेंट तो सब में ही आ सकता है, किसी भी तरह का सवाल हो। इवन मॉडर्ना वाले सवाल में भी रिसीट पेमेंट की कुछ फिगर्स आपने निकाली थी, वो भी बड़े मज़े का सवाल था, है ना जी। सब कुछ बना हुआ था, इनकम एक्सपेंडिचर भी बना हुआ था, बैलेंस शीट भी। ना करें आप लोग, ना करें उसको। हाँ अच्छा, उसमें लिखा नहीं हुआ, तो कहा था ABC सिर्फ निकालो। हाँ तो बना है तो कोई मसला नहीं है, बस टाइम ज़ाया होगा, अगले सवाल में से नंबर रह जाएंगे, पर्चा रह जाएगा, और अगली बार दोबारा देना पड़ेगा, और तो कोई मसला नहीं। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं। हाँ ये फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ गुलशन क्रिकेट क्लब। उसी फिर जाल बिछाया हुआ है मैनू डेगन वास्ते। या तलहा तुम कल किधर थे? नहीं, हम इसको ढूंढ रहे थे कल, परसों नहीं थे, परसों तुम्हें ढूंढ रहे थे हम। क्यों ढूंढ रहे थे वैसे? हाँ क्या यार जी। बिल्डिंग ओपनिंग ये पढ़ा है भाई, मैं उधर लिखने लगा था, उफ अल्लाह माफ़ करे। और क्लोजिंग ये ध्यान से देख लेना, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। अच्छा जी, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो हम आदत से मजबूर लेजर बनाएंगे। अच्छा अब बिल्डिंग है, लेकिन पूरे सवाल में देखो कहीं उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नज़र नहीं आ रही, और डेप्रिसिएशन करते भी हैं वो, और लिखा हुआ उन्होंने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज़ बीन क्रेडिटेड डायरेक्टली टू एसेट अकाउंट। मतलब पुराना सवाल है ना, सब कुछ बता रहे हैं वो, आजकल आपको नहीं बताते। अच्छा जी, अब बिल्डिंग बुक वैल्यू पर है, इसका मतलब ओपनिंग गिवन है, यकम जुलाई 14 का ब्रॉड डाउन कितना गिवन है जी? 60, और 30 जून 2015 का क्लोजिंग भी गिवन है 6438.15। चलो लिख लो अब ताकि एग्जैक्ट फिगर आ जाए। अच्छा जी, अब अगली बात बच्चों, सवाल में वो कह रहा है कि डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट डायरेक्टली, रेट्स आर एज फॉलोज। 5% बिल्डिंग डेप्रीशिएट हुई है। अब मेरे पास डेप्रीसिएशन की फिगर नहीं है,
सवाल में आगे पढ़ लो, कहीं एडिशन डिस्पोजल का ना बताया हो, डेप्रिसिएशन क्लब है 6, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं। सुभान अल्लाह, अगर होगा तो उस हिसाब से डाटा देगा। फिर अगर डिस्पोजल होता तो उसकी अलग से बात बताता, हम वो लिखते डिस्पोजल हुआ है, उसकी बुक वैल्यू इतनी है, वो लिख कर फिर हम अगली बात करते, डाटा और हिसाब से दिया होता। खैर हाँ जी, अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन निकालने का कोई तरीकाकार क्या? अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है तो इसका मतलब क्लोजिंग बुक वैल्यू 95% होगी और डेप्रिसिएशन 5 होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 6438 ये 95% है, ये 90, इससे आप 100 भी निकाल सकते हो, लेकिन वो नहीं निकालना, उसकी वजह बताता हूँ जी। 5% निकाल लें आप जी। 33। अब अगर तो ये बैलेंस हो गया लेजर, तो इसका मतलब कोई एडिशन भी नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, और बस कहानी ख़त्म। और अगर बैलेंस ना हुआ तो मतलब एडिशन है। अब बोलो किस तरह बैलेंसिंग फिगर आ रही है? कितनी? 753। इसकी एंट्री करनी पड़ेगी आज आपको डबल, क्योंकि आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खुद बनाना था, ठीक है? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर बस एक बार आपको सवाल दिखाना था। आपको कैसे नहीं आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं आपको, लेकिन मेरी तसल्ली हो जाएगी अगर मैं अपने सामने एक बार आपको इस तरह काम करके दिखा दूंगा, ठीक है ना? और कुछ नहीं होता, जस्ट मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, आप नहीं, आप तो कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह। तो बिल्डिंग डेबिट, रिसीट पेमेंट क्रेडिट 753, बिल्डिंग एडिशन। अब अगला सवाल पैदा होता है, ये तो कोई बात ना हुई, डेप्रिसिएशन हम चेक करके बताएंगे कि यही आती है या नहीं आती है। यही कैसे आएगी? करो ज़रा, करो, शाबाश शाबाश। 301.2, ये क्या हुआ भाईजान, मेहरबान, कदरदान, पानदान? एडिशन भी तो है। अब एडिशन की डेट भी तो पता कोई नहीं है, क्या करें अज्यूम अगर एडिशन की डेट गिवन ना हो तो? ओ यस, यानी कि ये ऐसे है, यानी कि ये ऐसे कर लें और यानी कि इस पे 5% लगाएं तो इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन ही आएगी। सवाल के अंदर डेट ऑफ एडिशन मिसिंग है तो साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे, और अगर डेट ऑफ एडिशन पहला दिन ना होती तो फिर डाटा डिफरेंट तरीके से देता, फिर उसको और चीज़ें देनी पड़ती, वो इस तरह से नहीं निकलवा सकता था। असल में ये अंडा है, ठीक है? ओके, ऑन ओपनिंग 6024 इंटू 5%, ऑन एडिशन पहला दिन अज्यूम करो सारा साल, तो यही डेप्रिसिएशन आएगी इंशाअल्लाह। चले, अब आपके दोनों मसाइल हल हो गए। आपने इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, उसके लिए आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आया, एक्सपेंसेस के लिए आपने रिसीट पेमेंट बनाना है, उसके लिए आपका कैश भी निकल आया। दोने एक और कर लें, एक और, अल्लाह करे फर्नीचर में ना हाई एडिशन जी, ताकि दोनों तरह के नज़र आ जाएं, बाकी तो फिर सेम टू सेम है जी। फर्नीचर है अगला, फर्नीटू रे जी। ओपनिंग कितना गिवन है? अब मैं डेट शेट नहीं लिख रहा, ओपनिंग 3012, क्लोजिंग 2710.8। जीरो तो रहने देता करो यार, माफ़ी दे दिया करो कुछ तो जी। अब इसका 5%, 15%, मैंने एग्जाम्पल 15 कहा, सारे 15 नहीं कर लेने, या पिछले का 5 आया तो फिर सबको 5 नहीं कर लेना, हर एक का अपना रेट है। तो इसका 10% है, इसका मतलब अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो क्लोजिंग बुक वैल्यू 90% होगी ओपनिंग के। अब मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए 2710.8 जो है ये 90 पे पड़ा है, हमें इसमें से 10 चाहिए, बोलो 301.2, ठीक है? अब बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है? बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं, मतलब कोई एडिशन नहीं है। चेक, अब उसके ऊपर भी लगाओगे तो आंसर तो यही आना है, और ठीक है? ये एक थोड़ा डिफरेंट तरीका था इस सवाल के अंदर, इसलिए मैंने ये करवा दिया। अच्छा, अब एडिशनल बात क्या, ज़रा पढ़ तो लें। इसी तरह से फर्नीचर है, बुक्स, ये बुक्स पता नहीं कौन सी बुक्स होंगी जो डेप्रिशिएट भी होती हैं, ठीक है? मतलब फर्नीचर एंड बुक्स, ये कोई अकाउंटिंग बुक्स हो सकती हैं, ये कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है, ठीक है ना? अकाउंटिंग बुक्स, ये पुराना सवाल है, ठीक है? तो वो भी 10% पे ही डेप्रिशिएट होना है। ऐसे ही स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो ये चार नॉन करंट एसेट्स हैं,
डेप्रीशिएट हो रहे हैं, इनके लेजर बनेंगे, किसी में से एडिशन निकल आएगा, किसी में से नहीं। डिस्पोजल होता तो सवाल बता देता। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स लेजर बनेगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन लेजर बनेगा, प्री पेमेंट, एक्सपेंस का एक लेजर कंबाइंड लेजर बना लेना है आपने, एक्सपेंसेस का कंबाइंड लेजरा बना लेना है आपने, नहीं ना अलग अलग गिवन, तो ठीक है आप भी एक्सपेंसेस का लेजरा बना लें और इसी के अंदर आपने रिसीव प्री पेमेंट्स और एक्रूवल डाल देने हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये तो सब्सक्रिप्शन वाले में आ जाएगी, और कैश का ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है, रिसीट पेमेंट का ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। अब सारे काम करने के बाद जब एंड पे आप सुकून से कैश को मुकम्मल कर लेंगे ना, तो ऐसे ही आपका दिल करेगा चेक करूं बैलेंस हो गया, और वो बैलेंस नहीं होगा और उसकी इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी। अब ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करेगी आपके फ्रॉड वाले सवालों से। आप कहोगे ये तो फ्रॉड हो गया, तो फिर सुनने वाला कहेगा पागला, बिजनेस के ये एनपीओ के खर्चे कोई नहीं होते, खर्चे तो नहीं नज़र आ रहे होंगे कहीं पे। तो ये क्रेडिट वाली फिगर दरअसल एक्सपेंसेस की होगी जो बैलेंसिंग निकलेगी यहाँ से। यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, उसकी एंट्री यहाँ पे पड़ेगी, ये यहाँ से आएगा इधर, और फिर यहाँ से एक्सपेंस की फिगर निकलेगी जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। यानी कि पता क्या चला, अगर सवाल के अंदर उसने खुद से नहीं कहा हुआ कि बंदा निकल गया, मैंने वो एग्जेक्टिव क्लब वाला ज़बरदस्ती बनाया था, ठीक है, लिखवा के फिर मैंने कहा था भी अब कैश अगर शॉर्ट हुआ, और वैसे भी खर्चे इधर सुन लेना, वैसे भी खर्चे वर्चे वो लिखे होते हैं कि ये खर्चा भी हुआ ये भी हुआ, और फिर बैलेंस नहीं हो रहा था तो हमने कहा था ये अब अकाउंटेंट की जेब में गया होगा। इस लेजर के अंदर आपको खर्चे की मद में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, आपको यहाँ पर बिल्डिंग के एडिशंस नज़र आएंगे और आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो फिर एक ही लेजरा इसलिए बना लिया कि एक फिगर निकलेगी वो एक्सपेंसेस की, और वहीं से एक ही फिगर निकल आएगी एक्सपेंस पेमेंट्स की, वहीं से एक ही फिगर निकल आएगी एक्सपेंसेस की जो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने अब करना है लाजमी, ये आज ही कर लीजिएगा ताकि देर ना हो। चलें जी, उसके बाद अब आते हैं MCQs पर। जी बेटा उसमें ओपनिंग भी नहीं था, कहीं जिक्र भी नहीं था, तो अज्यूम यही कर रहा था। उसमें सवाल भी ऐसा था, वो कहते थे कि जी सारा कुछ ही हम बैंक कर देते हैं, यानी कि कैश डिपॉजिट में सब कुछ ही पड़ा था, यानी मे भी वो शायद डेली बैंक कर देते होंगे, कैश छोड़ते नहीं होंगे, तो यही इंडिकेशन लग रही थी। लेकिन वो बता दिए करेगा, अब वाले सवालों में देखो चीज़ें होती हैं बहरहाल। ठीक है, अच्छा जी, बाकी सवाल को करते रहना है, किसी इक्का दुक्का चीज़ की समझ ना आए तो अज्यूम करके उसको लिख दो और आगे चले जाओ। आपने एक फिगर गलत निकाली, उसको आगे पूरी वर्किंग में डेप्सिट किया, हर जगह पहुंचाया, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपने रुकना नहीं है बस, ठीक है, घबराना नहीं है आपने। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पे पहुंच गए हैं जी हम। इसके अंदर मैंने ये लिखा है, ये पॉइंट्स तो टिक करें ना। वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह मैं टुडे, अगर ख़त्म हो गया ना आपका सिलेबस तो मैं टुडे लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, ना भी कर सका तो कल इंशाल्लाह लाजमी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा उसको क्विकली देखना चाह रहा हूँ। लेक्चर तो अवेलेबल है, पर मैं देख लूँ, कोई ऐसे ना हो कि पिछली बार कोई गोली कराई हो जो इस दफ़ा ना कराई हो। नेट का मसला आ जाएगा, आज ही अपलोड करवाता हूँ मैं, अभी चलें मैं करवा देता हूँ अपलोड, ठीक है। लेकिन अब ये कौन याद करवाएगा जाते हुए इनको, असगर को जिम्मे को लिखो, क्योंकि अगर उसके पीछे पड़ जाओगे तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, लेकिन अलग से, ग्रुप में नहीं, ठीक है। ग्रुप में तूफान अभी नहीं करो, अभी ये नोट कर लो, मैसेज में उसके नाम लिख के ना राइट मैसेज में लिख दो ना, ताकि फिर बाद में कोई और ऐड हो तो एक ही बार फिर मैसेज चला जाएगा उसको। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा है कि ये मैं 7 फरवरी तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा जालिब, और इसका मतलब ये नहीं कि 7 को ही करूंगा, मतलब ये है कि हो सकता है ये कल ही आपको जालिब वाले आ जाएं और साथ ही ये भी आ जाए, लेकिन मैंने डेडलाइन थोड़ी सी कोशिश की है कि वो बना दूं कि मुझे नज़र आ रहा था कि अब आज क्या तारीख है, कल मैं CMA के साथ ही उलझा रहूँगा, परसों अगर कॉलेज वालों ने गुंजाइश दे दी तो CMA के साथ थोड़ा और उलझ लूँगा, नहीं तो कल उनको फिर कहूँगा ठीक है जी अल्लाह हाफिज़, 3-4 दिन अब जुदाई बर्दाश्त करें। अब बीच में एक अजीब सी चीज़ सिचुएशन आ गई ना, ये रूटीन है, आप पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ या मेरे जितने दोस्त पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग सेशन को ऐसे ही एंड करते हैं। 31 जनवरी के बाद ये रिवीजन के दिन 3-4 होते हैं, लास्ट टाइम तो ये 6-7 तक कहानी चली गई थी। आप लोग तो लकी हैं कि आप लोग इतनी जल्दी फ्री हो रहे हैं, ठीक है। 6-7 तक बात चली गई थी, रिवीजन क्लास उसके बाद हुई थी,
मतलब कोई एक आध दिन के लिए। तो ये क्योंकि वो छुट्टियां भी थी, ईदें भी थी, तो आप लोग तो बड़े लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बड़े टाइम से सारा कुछ कंप्लीट हो गया आपका। लेकिन अब ये बीच में जो ये लूच फ्राई हुआ है, मतलब इलेक्शन वाले दिन की छुट्टी हो जाती ना, बाकी काम चलता रहता, तो वो अब मेरे लिए थोड़ा मसला हो गया। तो लेकिन उसमें भी मैं सिर्फ आप लोगों को तो फ्री कर दूंगा इस शर्त के साथ कि अगर मुझे कुछ और नज़र आ गया तो मैं अपलोड करूंगा, और वो सुनना है आपने, ठीक है। ये डिस्क्लेमर होता है, असल में होता कुछ नहीं है, लेकिन उस्ताद अपनी तसल्ली के लिए फिर भी कह देता है, यार देखो कल में आ जाए बच्चे कहेंगे ये क्या सारे सेशन में नहीं था, अब आ गया, और कोई चेंज ही आ जाती है यार, कोई चीज़ लग जाती है पता को, और सियाना समझा देता है यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो तुमने क्या किया, बंदा कहता है अच्छा यार पेपर में अभी नहीं गए, बता देता हूँ, ठीक है। अब MCQs की तरफ आ जाएं जी, ये MCQs ज़रा फटाफट कर लेते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। हिम्मत करें और MCQs को ख़त्म कर डालें 20 से 25 मिनट में। कैश फ्लो के MCQs भी इंपॉर्टेंट हैं रेशोज़ की तरह से, ठीक है। ये कभी कभी शरारत करता है ना, अब जैसे मुझे लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है इस दफ़ा कि शायद, वैसे ये नहीं कि क्या कर लेना है आपने, लास्ट टाइम भी बच्चों ने रेशोज़ नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, अभी तो आया, एक बार आता है एक बार नहीं आता, उन्हें क्या आ जाओ फिर ताड़े जिन कड्डा आ गया था, 15-16 नंबर का था, आसान, लेकिन इतना उसको निगलेक्ट करके गए थे कि इस सवाल की वजह से बच्चे धड़ाधड़ फेल हुए, पर्चा आसान था। आई कैप के आप एग्जामिनर कमेंट्स अगर पढ़े ना, तो उसके अंदर ये पिटना डाला हुआ है उन्होंने, सिलेक्टिव स्टडी सिलेक्टिव स्टडी सिलेक्टिव स्टडी सिलेक्टिव स्टडी। हर अटेम्प्ट के अंदर उठा के देख लो 3-4 टॉपिक्स हैं जिनके अंदर बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, वो अच्छा चॉइस में छोड़ देते हैं। नहीं भाई, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ करके जाना है, और वहाँ सब कुछ करके आना है जो समझ में आए, पास होना है तो, बाकी तो फिर ज़िंदगी पड़ी है। MCQ 43 पे ये क्या है, ये तो वो वर्ड है, और ये है हमारा, यार जान ही नहीं छड़ रहा है, वॉल्यूम 2 हमारा ज़्यादा टाइम लेगा ना, किधर है, ये रहा। वॉल्यूम 1 में कुछ है क्या, मतलब नहीं, कुछ है ही नहीं। वॉल्यूम 1 में IS 16 है, IS 20 है, IS 40 है, स्टेम्स इनिक्विटी है, IS 36 है, वो तो मैं भूल ही गया आपको बताना, उसको भी देखना है मैंने, है? और यार को 2-4 सवाल उसमें डिस्कस करने वाले निकल आए तो निकल आए, सिर्फ वर्बली डिस्कस करना है। मुझे बड़ी उम्मीद नज़र आ रही है कि ईशा तक तो हो ही जाएंगे फ्री, उससे आगे अगर जाना हुआ तो सुबह नहीं करूँगा, ईशा के बाद आ जाएंगे दोबारा। आज नहीं छुट्टी दे, चीज़ें असल में चीज़ें जल्दी हो रही हैं जो मैंने सोची थी, इस वजह से थोड़ा मैं रिलैक्स हो गया हूँ ना हूँ। अच्छा नहीं होता भाई, पानी पी लूँ ना पीऊँ पानी, नहीं जल्दी छुट्टी देनी है, कोशिश यही करनी है। ना 3-4 करवा दूंगा, उसके बाद वो भी छुड़वा दूंगा, बस बता दूंगा कि आपने क्या कर लेना। कर लें, आपके पास टाइम ही बड़ा, कर लें, एक बार करिएगा। मैं जब आपको रिवीजन प्लान दूंगा तो उसमें जितने MCQ लिखूंगा फिर दोबारा वही करिएगा, बस पता नहीं जब बनेगा वो भी लिख देता हूँ, अभी यहाँ पे एंड पे लिखूंगा। आपका क्लास आपकी ख़त्म होगी ना, तो कल का दिन निकाल दो, क्योंकि आज रात मैंने फिर रात भी जागता रहा हूँ, आज भी जागूंगा, 2 घंटे सोया था अब CMA के लिए। तो CMA जब ख़त्म करूँगा ना, तो उसके साथ ही फिर आगे मैं प्लान कर लेता हूँ, आपको मैं चैप्टर वाइज भेजना शुरू कर दूँगा जितने बनते गए, अगर इकट्ठा ना भी हुआ तो, लेकिन मैं डेट डाल के जाऊँगा आज इंशाल्लाह, ठीक है। एक बार बस मुझे ये कहने दो कि यार अब अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो इलेक्शन के बाद वीडियो भेजूंगा, जाओ घर, एक बार ये कह लूँगा ना, फिर मैं पेंडेंसीज जो मेरे एंड पे हैं वो सोल्यूशन पड़ा हुआ है, बना हुआ जालिब का, सिर्फ देखना है, नहीं टाइम मिल रहा। यकीन मानो आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा होता है, नहीं टाइम है ही कोई नहीं टाइम, एक सेकंड इधर से उधर करें। अब FAR 2 फारिग आज कोई ना होती है अगर इधर उधर देखता रहता मैं, ठीक है। तो आप लोगों को ज़रा समझना चाहिए कि मेरी कमज़ोरी ज़रूर है ये, पर माफ़ भी करते रहना चाहिए। मेरे ज़िम्मे था, लेकिन मेरे ज़िम्मे ये है ना, क्लास ख़त्म होगी तो रिवीजन प्लान दूंगा, मैं इसलिए ख़त्म ही नहीं की थी। नहीं, आज जब मैंने कह दिया ना कि जाओ, वो तो मैं कह रहा हूँ डिस्क्लेमर होता है,
कोई चीज़ निकल ना है। इंशाल्लाह आपको जूम मीटिंग में बुलाया करूँगा, कोई सवाल होगा तो आप लोग कर लिया करना। जब ऑनलाइन वालों की जूम मीटिंग करूँगा ना तो फिजिकल वाले आप लोग भी आ जाया करना, तंग नहीं करना उनको, पहला हक उनका है। उनका एक मीटिंग में सिर्फ उनको बुला लिया करूँगा और एक मीटिंग में दोनों को बुला लिया करूँगा। नहीं, लेकिन ऑनलाइन में क्या पता बदले लो। आ गए जी, आ गए। एंड से शुरू करेंगे। पानी कैच करो, पानी ठंडा है वैसे, मजे का। अच्छा जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग मे अपीयर इन ऑपरेटिंग कैश फ्लो? मे अपीयर इन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज? इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? नहीं भाई, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये इंक्रीज डिक्रीज तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल आइटम्स का आता था, ऑपरेटिंग में ये तो नहीं आता। इंटरेस्ट रिसीव्ड आ सकता है, उसने में कहा है आ सकता है, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में भी आ सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। और ये फाइनेंसिंग में भी फेंक सकते हैं, में है, ठीक है। डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में भी शो कर सकते हैं, और ये सॉरी ये इन्वेस्टिंग था, और ये फाइनेंसिंग, ठीक है जी। तो ये दोनों ठीक है। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी, सेल प्रोसीड्स तो इन्वेस्टिंग में जाता है, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज यूजफुल इन असेसिंग द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू जनरेट कैश। अच्छा, वैसे ये मैंने एंड पे पढ़ाना है, अभी वो जो आपको देना है ना कि ये एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना, याद नहीं करना उसको, बस एक बार एटलीस्ट पढ़ लेना है उसको, जो पेज आपको बताऊंगा इस रेशियोज के, ये कैश फ्लो के टॉपिक में से। क्योंकि कैश फ्लो के सारे चैप्टर के अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे बनती है, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। मिसाल के तौर पे 2-4 पॉइंट्स पढ़ा भी दूंगा। ट्रीटमेंट हमने सीखे हुए हैं, हमने किए हुए हैं, वही ट्रीटमेंट यहाँ पे सिखाए गए हैं स्टैंडर्ड में, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। कुछ बच्चे कह रहे थे हम खुद से पढ़ लें, कौन था वो, खुद से पढ़ लें कैश फ्लो का चैप्टर, कहा था किसी बच्चे ने, फीमेल्स में से कहा था, तो अगर पढ़ा था तो बता दें। मेरे ख्याल में तो पढ़ने के बाद इसी नतीजे पहुंचेंगे जो भी पढ़ेगा कि यार ये सारी बातें हमें पता हैं। खैर चलें, छोड़ें इस बात को। फिलहाल MCQs की बात करते हैं। ये वहीं पर लिखा हुआ मिलना है आपको। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज यूजफुल इन असेसिंग द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सही कह रहा है जी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैश नहीं आता भाई। बैटरी ठीक है इसकी, यस। Historical cash flows are often a fairly reliable indicator of the amount, timing and certainty of future cash flows. नहीं, historical cash flows क्या होते हैं जी? रिलायबल, फेयरली रिलायबल इंडिकेटर होते हैं जी बेटा। सोचना पड़ेगा। पहला तो सही है ना, पहले में तो कोई मसला नहीं, दूसरा गलत लग रहा है। हिस्टोरिकल कैश फ्लोज आर ऑफन कह रहा है ना, असल में मुझे ऑफन से थोड़ी परेशानी हो रही है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इज यूजफुल इन असेसिंग एबिलिटी ऑफ एंटिटी जनरेट, ये तो ठीक है। हिस्टोरिकल कैश फ्लोज आर, इसको पेंडिंग करें यहाँ तक कि हम थोड़ी देर बाद थेरी वाला सफ़ा पढ़ लें, सफ़े के ऊपर ये है, तब कंफर्म करेंगे। ऐसे कैसे कर लें तुक्का लगा के, ठीक है जी। आगे आए जी, 41, अच्छा सवाल। अल्फा लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अल्फा लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये किया था आपने, आपको होमवर्क तो नहीं दिए हुए थे? चलो ज़रा ट्राई मारें, जल्दी करें, 30 सेकंड है, 30 सेकंड। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा पड़ा है, हम आराम से कैश फ्लो को भुगता देंगे। मैं ज़रा अपनी प्लानिंग देख लूँ। कैश फ्लो में MCQs ही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। गया इंशाल्लाह मगरिब के बाद वाली ब्रेक में इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह कंक्लूड कर देंगे ईशा से पहले अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन MCQs क्वेश्चन यहाँ पे रुक गया है कि MCQ नमाज से पहले होते हैं कि नहीं। शाबाश, जल्दी करें जी। 43 हैं क्या? 1.5 घंटा हो गया? मैं तो कहता हूँ 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो असर के बाद वाला पार्ट छोटा हो तो 2 ही रखेंगे।
बच्चे परेशान ना हो, इतने ज़्यादा पार्ट्स हो गए, क्योंकि मैंने कहा था 110 लेक्चर के अराउंड होते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं गया। देख लो, मैं अपने वादे पे कायम हूँ। और पार्ट्स भी 20 से ज़्यादा कभी सी डी नहीं किए। वैसे आज सुबह वालों का सी तक चला गया था काम। 1.5 घंटे के 2 घंटे का पार्ट था, तकरीबन 1.25 का ऐसे ही है ना। 6 घंटे उन्होंने पढ़ा, तकरीबन 3 पार्ट्स में पढ़ा। लेकिन आपका इतना मसला नहीं था, उनका काम ज़रा थोड़ा ज़्यादा पेंडिंग था। जी बच्चों, आंसर गलत आ रहा है। अल्फा लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी ऑफ 80 इन द ईयर जस्ट एंडेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 75। जाहिर सी बात है जी, पीबीटी तो तभी आता है। अब पीबीटी उसने क्या बताया जी, 80 है। आगे कहता है देयर वॉज अ गेन ऑफ 25 ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई। तो जो हम एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश करते हैं, उनमें से एक आइटम आ रहा है, क्या चीज़ है, गेन है लॉस है? गेन है, तो प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका था, लेस कर दें गेन, कितना? डेप्रीसिएशन को भी यहाँ तक आते आते माइनस हुई है, बिल्कुल उसको ऐड बैक करना चाहिए। ऐड बैक कर दें जी, कर दें, अभी कर दें। मैं तो ज़रा इसको लेकर एंड तक जा रहा था जी। ऐड करें, ऐड बैक करें, क्योंकि प्रॉफिट तक आते थे माइनस हो चुकी है, तो इसी को तो ऐड करते थे। अच्छा जी, नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज बाय। अब नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी में ये ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो एसेट वाला रूल लगाना है नेट वर्किंग कैपिटल पे, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं जी, इंक्रीज या डिक्रीज? तो एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो हैं, इसके अंदर नेट एसेट्स दे दिए उसने, नहीं नेट वर्किंग कैपिटल ही दे दिया उसने, ठीक है जी। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट और ये क्रेडिट कितने से? अच्छा, अब वो रिक्वायरमेंट कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ब्रेक ला लो जी, वो होता है, इसीलिए मैंने कहा था एमसीक्यूज के लिए लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक लगवा रहा हूँ। हाँ, ये ब्रेक लगवाता ही इसीलिए था, मुझे पता था एमसीक्यूज में जाके ये मसला होना है, इसीलिए तो कहा ये एमसीक्यू पहले आप करो जी। कैश फ्लोज 2-3 दफ़ा लिखकर फिर मैंने कहा था चलो अब रहने दो, पता लग गया आपको, ये पता लगा है कितना है जी, 111। और उसके बाद इसमें से आप लेस करते होते थे टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड, तो टैक्स पेड ही सिर्फ आ रहा है, कितना पेड है। तो ये जो आपके पास आना है, ये 87 आपका है जी, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ए वाली फिगर। उसने ए वाली फिगर नहीं मांगी थी, उसने हमसे एक स्टेप पीछे रुककर फिगर मांगी थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, पढ़ा हुआ है 40। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंटेड। ये मैंने गोल दायरों वाले करवाने और होमवर्क वाले मैं लिख के लाया हूँ। अब इनमें से भी कुछ अभी होमवर्क में जा सकते हैं अगर आपका ज़ौक हुआ तो, कुछ होमवर्क वाले हैं ज़्यादा करवाने वाले हैं। मैं जो पढ़ता गया मुझे लगा करवाने चाहिए, वो मैंने निशान लगा दिए, बाकी होमवर्क वाले हैं, ठीक है ना। होमवर्क वाले का मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में कभी ना करो, आज दिन है आज कर लो। रिवीजन प्लान में मैंने कम डाल के भेजने हैं, फिर ज़िंदगी में दोबारा इतना टाइम नहीं मिलता कि आप कर सको इसको। ले के नस न जाना, दे दो इधर मुझे, रोटी नहीं खानी। अच्छा, वो बस अभी असर से पहले आप पता लग गया ना, थोड़ा सा आइडिया हो गया, तो अब कर लेते हैं प्लान उसको, ठीक है जी बेटा। चलें आगे। Which of the following may be presented in both statement of comprehensive income and statement of cash flows? Purchase of non-current assets, purchase of non-current asset, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में डेप्रिसिएशन जाएगी, गेन लॉस जाएगा, खरीदने पर आने के बाद डेप्रिसिएशन जाती है और बेचने पर गेन लॉस जाता है। कैश फ्लो में तो परचेज नजर आता है, इनकम स्टेटमेंट में नजर नहीं आता। रीपेमेंट ऑफ लोन कैश फ्लो में तो नजर आता है, इनकम स्टेटमेंट में नजर नहीं आता। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स कैश फ्लो में तो नजर आता है,
इनकम स्टेटमेंट में नज़र नहीं आता। डेप्रिसिएशन कैश फ्लो में तो नज़र आता है, इनकम स्टेटमेंट में भी नज़र आता है। अच्छा, डी, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन अ बिजनेस मस्ट जनरेट पॉजिटिव नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग। वेची जा, एसेट वेची जा। देखो ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, एडिशन करने पर कैश आउटफ्लो का नज़र आता है, आउटफ्लो का कैश, और डिस्पोजल पर कैश इनफ्लो। अब अगर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव कैश फ्लोज लाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बेचने पड़ेंगे, सेल प्रोसीड्स आएंगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश आता है पॉजिटिव जब ओनर या बैंकों से पैसा आता है, और अगर लोन या डेट इक्विटी, ठीक है, और अगर डिविडेंड वगैरह हो तो नेगेटिव। तो अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव नेट कैश फ्लो चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओनर्स के जेबों को खाली रखना पड़ेगा और बैंकों से लोन लेने पड़ेंगे, यही मतलब है ना। तो भाई कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस जो चलना हो वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और अपने नॉन करंट एसेट्स को बेचना नहीं शुरू कर देता। एक बार पैसे लगा के आपने इन्वेस्टमेंट करके नॉन करंट एसेट्स खरीदे हैं, मिल लगाई है, अब उसको आप रिटेन करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आपका बिजनेस खुद कमाए और अपने खर्चे पूरे करे, ना कि ओनर्स बेचारे ही घर से पैसे ला ला के दिवालिया हो जाएं और बैंकों के पैसे आप खाई जाएं, ठीक है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव नेट कैश फ्लो जनरेट करने हैं, अगर आप करने हैं आपने, अगर आपने लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये नहीं, बोथ वाला तो फिर आता ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग would cause negative net cash flows from operating activities? Decrease in depreciation. Decrease in depreciation की वजह से, डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है। डेप्रिसिएशन तो वैसे ही पीबीटी के अंदर ऐड बैक होती है। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट सेल, क्योंकि पीबीटी तक आते आते सेल तो ऐड हुई पड़ी है लेकिन कैश तो इसका आया ही नहीं है। तो जब हमने वो एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश की, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, याद है ना, प्रूफ किया था हमने, ठीक है। तो उसके अंदर जब इसने कैश में कन्वर्ट होना है तो सेल तो ऊपर बहुत ज़्यादा थी, कैश यहाँ पे थोड़ा सा ही आना है, तो ये एक वजह हो सकती है। बिल्कुल रीपेमेंट ऑफ लोन से कुछ भी नहीं होता। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 37 एक अच्छा एमसीक्यू, शायद किया भी हो आपने। अ डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट इंडिकेट्स दैट कंपनी हैज़ accumulated लॉसेस। बाकी पढ़ लें अगर नहीं समझ आती तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज मोस्ट लाइकली टू फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम, ये तो किया है। कब किया है ये? वहाँ कैश फ्लो में किया था, रेशोज में कैश फ्लो में किया था, कैश फ्लो में, तो फिर यहाँ से काट दें बस, होमवर्क करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो फॉर द फर्म? डिविडेंड इज नॉट कैश फ्लो फॉर द फर्म। फर्म मतलब इन्हीं के ही अपना ही है, ठीक है। कैश आउटफ्लो डिविडेंड है लेकिन फॉर द फर्म ही है, मतलब फर्म के ओनर्स के लिए है। टैक्सेस भी कैश आउटफ्लो है फॉर द फर्म, लेकिन हाँ फर्म के लिए वो कह रहा है कि फॉर द फर्म कौन सी चीज़ आउटफ्लो है? डिविडेंड, बिल्कुल। बिजनेस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आप बचपन में पढ़ते थे ना इंट्रो में, वो यही तो कहता था कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो बिजनेस से पैसा निकल के अगर ओनर की जेब में जा रहा है तो उसको ड्राइंग कहते थे, क्यों? बिजनेस का ही आउटफ्लो है, तस्वीर करते थे ना, और ओनर से पैसा आता था तो वो इनफ्लो कैपिटल कहते थे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आउटफ्लो है। टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, आउटफ्लो है। इंटरेस्ट पेमेंट आउटफ्लो है। बैड डेट, अच्छा वो ये कहना चाह रहा था, ये कैश आउटफ्लो नहीं है, ये कैश आउटफ्लो नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है। बाकी सारों में कैश आउटफ्लो होता है, इसमें कैश आउटफ्लो नहीं होता। A company has a negative cash flow from operating activities. Which of the following could explain? नहीं, इसमें ऑप्शंस डिफरेंट है। देखो, हाई लेवल ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स, ये तो फाइनेंसिंग में जाता है, इससे नहीं नेगेटिव होता। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स, ये भी इन्वेस्टिंग में जाता है। सडन इंक्रीज इन क्रेडिट सेल, अच्छा ऑप्शन वही है, बाकी ऑप्शन बदल गए, चलो अच्छा हो गया ना, ज़रा थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ गया।
व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ मेकिंग अ कैपिटल रीपेमेंट ऑन अ लोन ऑन कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट्स? कैपिटल रीपेमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट का पे होना। लोन असल जो लोन पे हुआ, कैश फ्लो पे क्या असर पड़ेगा? कैश फ्लो में तो आउटफ्लो आएगा। और प्रॉफिट्स पे क्या असर पड़ेगा? वो बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि लोन कम होगा तो इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। मेरा ये अंदाज़ा है, बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। वो कहता है ऑन प्रॉफिट कोई फ़र्क नहीं। एक मिनट, आपने कहा कोई फ़र्क नहीं, क्यों? अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट की ही सिर्फ बात कर रहा है वो, ठीक है। इंटरेस्ट पे तो फ़र्क पड़ना है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट का तो प्रॉफिट के ऊपर असर नहीं आता। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोन के प्रिंसिपल का प्रॉफिट पे असर नहीं, प्रिंसिपल रीपेमेंट का। हाँ, उसकी वजह से इंटरेस्ट जो चेंज होगा उसका असर तो होता है, ठीक है। लेकिन सही कह रहे हैं आप, ऑन प्रॉफिट इंक्रीज और कैश डिक्रीज, ये वैसे मुझे सही लग रहा है वैसे, लेकिन बात यहाँ पे फंस रही है। ऑप्शन क्या है पीछे? होमवर्क, उधर होमवर्क कह रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या है? ए है जी। प्रॉफिट पे क्यों असर नहीं आएगा? मुझे लग रहा था बी है, लेकिन फिर मुझे लगा आपकी बात सुनकर कि हाँ, वो प्रिंसिपल रीपेमेंट मेकिंग कैपिटल इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा, इमीडिएट इफेक्ट क्या है, फौरी इफेक्ट क्या है? ये ठीक है। यहां से तो मैं फंस रहा था बार बार कि प्रिंसिपल रीपेमेंट होने से लोन तो कम हो गया ना, अल्टीमेटली उसकी वजह से इंटरेस्ट जो है वो कम होगा, प्रॉफिट पर असर पड़ना चाहिए, लेकिन वो शायद ए इसीलिए कह रहा है इमीडिएट इफेक्ट। तो ये ए है, इमीडिएट इफेक्ट। अभी पैसे पे किए तो कैश पे क्या असर होगा? माइनस प्रॉफिट पे, उस क्योंकि इंटरेस्ट वक्त गुजरने के साथ साथ एक्रू होता है। तो अगर आज लोन रीपे हुआ 100 था, अगर आज 70 रुपये पे होकर रह गया 30, तो अब ये 30 अगले 1 साल तक इस्तेमाल होगा, इसका इंटरेस्ट ऐसे 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 आहिस्ता आहिस्ता एक्रू होता जाएगा। इस दिन तो इसका असर प्रॉफिट में कोई नहीं है। साल गुजरने के बाद, वक्त गुजरने के साथ साथ इंटरेस्ट की कमी प्रॉफिट को बढ़ाएगी। तो इमीडिएट की वजह से जी ये ओके जी। 30, a company with healthy profits is facing cash है, प्रॉफिट्स बड़े हैं, कैश शॉर्टेज है, क्या वजह होगी? बस प्रॉफिट्स ज्यादा होने का मतलब तो कैश नहीं होता, क्रेडिट सेल्स बहुत की होगी, ठीक है। तो डिलेइंग पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड, अगर पेमेंट डिले करें तो कैश शॉर्ट थोड़ा ही होना है, वो तो आप अपने पास कैश रख रहे हैं। ये तो कैश शॉर्टेज का। शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड टू ग्रांट, शॉर्टनिंग क्या मतलब? नहीं, वो तो टाइम कम करने से तो डेटर्स जल्दी पैसे देंगे, कैश शॉर्टेज तो नहीं, तो सरप्लस होना चाहिए। रिसेंट एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी छोटी आइटम नहीं होती, अगर वो खरीद लाए हैं तो मेरे ख्याल से तो शॉर्टेज हो सकती है। इंक्रीज इन डिविडेंड प्रपोज्ड बाय, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरहाल प्रॉफिट पे तो असर हेल्दी प्रॉफिट देखकर ही आपको, लेकिन वो प्रोपोज्ड बाय है, नॉट पेड, ठीक है। अभी नॉट पेड, तो नॉट पेड, प्रोपोज्ड है ओनली, ठीक है। चाहे अप्रूव भी हो गया है, अभी वैसे बात तो नहीं कही, प्रपोज्ड वाला डिविडेंड तो फिलहाल असर नहीं डालेगा। सी सही लग रहा है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग, केड़ा होमवर्क वाले ने आ ही नहीं रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, बस इंशाल्लाह हो गए, हिम्मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल इंक्रीज कैश बैलेंस ऑफ अ बिजनेस? लोन रीपेमेंट टू बैंक, बैंक ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अच्छा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से कैश नहीं बढ़ता, उन्होंने फैसिलिटी दी होती है कि आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो क्रेडिटर डेबिट करो और हमारा चेक लिख दो, हम आपको क्रेडिट कर देंगे खुद ही। लायबिलिटी बढ़ती है, कैश नहीं आता इसमें। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक लोन नहीं देता, एक लिमिट दे देता है कि यहाँ तक आप निकालते रहना, मतलब पेमेंट्स करते रहो, हम आपके बिहाफ पे देते रहेंगे। मुझे तो यही लग रहा है। आगे देखो, डेटर पेइंग अमाउंट ओड, इससे कैश बैलेंस बढ़ेगा। सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, इससे तो डेटर बढ़ेगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गेन एंड लॉसेज ऑन डिस्पोजल आर क्लासिफाइड एज, अच्छा गेन एंड लॉसेज जो हैं, गेन एंड लॉसेज ऑन डिस्पोजल कह रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो नहीं हो सकती, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नहीं असल में ना ये,
डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट ऑपरेशंस का पार्ट तो नहीं होता ना बेटा, वो तो पीबीटी से स्टार्ट किया होता है, ऐड इसीलिए तो करते हैं कि उसमें से इसका असर निकालें, फिर क्या उसका कैश फ्लो हम ऑपरेटिंग में ही लेते हैं। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने ऐड बैक किया, इंटरेस्ट पेड को माइनस भी तो वहीं से कर लिया था, इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम को लेस किया, इंटरेस्ट रिसीव को ऑप्शन तो है वहां पर प्लस भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास भाई अगर फोन को छोड़ दें तो मेरे ख्याल से इधर ध्यान होगा, हैं आपको पता ही कोई नहीं क्या हो रहा है। आज मौज करें, आप भी करें मौज आज, ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ, हैं मुझे लग रहा है कि आज खत्म हो जाएगा। यस, नहीं अभी नहीं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी, बल्कि असल इम्तिहान तो अभी रहता है, क्योंकि सीएमए वालों को अब इस पे राज़ी भी करना है, खुश भी रखना है, तो उसकी वर्किंग पूरी करनी है कि 3-4 दिन ऐसे लग जाएं कि उनका आधा सिलेबस पूरा तैयार हो जाए। तो ये सारी सोच करने के लिए अब देखो आज की रात लगेगी, कल कितने देर से क्लास शुरू करता हूँ, कितने टाइम की होती है, एनू मुकाओगे तो मैं अगला सोचांगा ना, दिमाग तो खाली करो मेरा इससे जी। एवें ही मुक्या नहीं, वो मुका लेना ज़रा, एवें ही जो दिमाग पे सवार है। कहाँ थे हम? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने फिक्स एसेट को बेचा है तो उसको बेचने के ऊपर गेन या लॉस को प्रॉफिट में इसलिए ऐड किया क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी था और उसके अंदर गेन लॉस का आना उसको मतलब ख़राब कर रहा था उस फिगर को, उसमें नॉन कैश फिगर पड़ी थी। जब वो एडजस्ट कर दिया तो क्या डिस्पोजल वाले कैश को आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो के तौर पे लिया था? वो तो कभी नहीं लेते। तो गेन एंड लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। गेन्स एंड लॉसेज ऑन डिस्पोजल and disposal of PPE are classified as financing activity? नहीं, are classified, gain and losses of disposal classify होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के तौर पे। अब मसला ये है कि अगर पीबीटी देखो, अच्छा मैं समझाता हूँ आपको डायरेक्ट मेथड से। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या किया था आपने? नहीं किया था। ऑपरेटिंग है ना, डायरेक्ट मेथड, वहाँ पे आप लेते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। अब वहाँ अगर एक्सपेंसेस के अंदर वो लॉस छुपा पड़ा है, आप बल्कि आप उस सवाल को देखो, जुनेद जंजुआ को देखो, उसमें क्या किया था? उसका डिस्पोजल था ना, गेन लॉस का क्या किया था? गेन लॉस ऑन डिस्पोजल का मुझे याद है, मैं सवाल दिखा देता हूँ आपको। 3 चीज़ें थी डिस्पोजल में, 2 गेन थे शायद, 1 लॉस था, या 2 लॉस थे 1 गेन था, मुझे ये नहीं याद, लेकिन 3 डिस्पोजल थे। अब जब आपको मैंने डायरेक्ट मेथड से जुनेद जंजू वाला सवाल करवाया था तो मुझे बताओ गेन लॉस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या किया था? डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या किया था? डायरेक्ट मेथड जो मैंने कुछ अरसे बाद उसी सवाल को दोबारा किया था, और भाई बात बड़ी अहम कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड पता है कौन सा होता है? जिसमें पीबीटी से स्टार्ट नहीं करते। तो जब जुनेद जंजुआ वाला सवाल किया था, उस सवाल को जाके ओपन करो, कौन से लेक्चर में था, कोई बच्चा बता दे। 97 लेक्चर को ओपन करें अपना, उसके अंदर जाके सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन मैं आपको ओपन कर देता हूं, जितने बहुत गंद पे होना है ना उत्थे होना है। 2 बार जो हुआ सवाल, जो सवाल 2 बार उसके साथ यही असर होता है जी बच्चों। हमने ये सवाल जब आपके लेक्चर 97 में डायरेक्ट मेथड से किया था तो मैंने ये छुपा दिया था सारा कुछ, याद है, और कहा था कि इसको डिस्पोजल के अकाउंट में ले जाओ। अब अपने सोल्यूशन में देखें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको हमने क्या किया हुआ है? कुछ नहीं किया। अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती तो वहाँ आती ना। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर मजबूरी ये होती है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है, उसमें जितनी नॉन कैश चीज़ें उनको एडजस्ट करते हैं, इसीलिए उसकी हेडिंग भी यही देते थे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद प्रॉफिट उसके असर से, ओ भाई छड़ दो, नहीं लब रहे थे, मान लो मेरी बात कि हम कुछ नहीं करते थे, ठीक है, मान लो, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हमने प्रॉफिट को जब एडजस्ट कर लिया नॉन कैश एडजस्टमेंट से तो वो पाक साफ हो गया। अब रिलेटेड चीज अपनी जगह पे ही जा रही है। जो डिस्पोजल का रिसीव्ड कैश था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो नहीं लिखते थे,
हम लिखते थे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, हम ये तो नहीं लिखते थे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। तो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती तो डायरेक्ट मेथड में भी वो वहीं पे आता, ठीक है, और सही है। चलो खैर बहस ही है छोटी सी बात पर। इन्वेस्टिंग है आइदर फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग है। चुप 28 जमान लिमिटेड एक्सट्रैक्टेड, ये फ़खर जमान है या जमान खान है। एक्सट्रैक्टेड जनरल लेजर फ्रॉम विच इट शोज सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस ऑफ ₹50। यार वो लेजर वो ट्रायल से हो गया था आपका सवाल पूरा, उसमें पॉइंट ही सिर्फ वही था मेरे ख्याल में जो मैंने आपको नेट ऑफ ड्राइंग्स वाला, वरना तो इतना आसान सवाल आप दुआ कर रहे हो यार यही आ जाए, क्योंकि उसको ओपनिंग रखना पड़ेगा। ज़िंदगी बड़ी आसान है, ठीक है, कोई बात नहीं। दुआ ये ना क्या करो ये आ जाए, दुआ क्या करो या अल्लाह जो भी आया सी पास हो जाएगी। जो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा हो, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा हो सकता है उसमें वो ऐसा सरप्राइज़ दे आपको, तो इसलिए ये ना कहा करो। अच्छा जी, कम मुकाबला सख्त है। सुनो सुनो, ये ख़त्म करने का सोचा था। वेजेस जनरल लेजर जो है वो वेजेस सैलरीज एंड वेजेस शो कर रहा है 50 ड्यूरिंग द ईयर। इट्स कैश फ्लो शोज रिपोर्टेड कैश पेड टू एम्प्लॉइज़ 42। द ओपनिंग, यार ये तो आपका वो एक्रूअल का है जी बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? इंटरेस्ट पेड, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। इंटरेस्ट आ सकता है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, कैश पेमेंट जहां ऑप्शन है वहां पे तो है ना। कैश पेमेंट टू इनकम टैक्स, पेमेंट टू डिविडेंड नहीं है, तो उसने कहा था कि कौन सा नहीं है। एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड। जो एक्टिविटीज इक्विटी और डेट को बदल दें वो ऑपरेटिंग है? नहीं। वो इन्वेस्टिंग है? नहीं। वो इन दोनों में से नहीं है? नहीं। इन तीनों से नहीं, एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Which of the following involves movement of cash? इजी है इसलिए तेजी से चल रहा हूँ, मसला लगे तो पूछ लेना। Which of the following involves a movement of cash? राइट इशू, कैश मूवमेंट है। डेप्शन ऑफ फिक्स एसेट? नहीं। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन? नहीं। बोनस इशू? नहीं। अच्छा पहला ही था, अब मुका के उठना है। डेली सेल्स जी 25वां देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? लेकिन मैंने आपको यह भी कहा था कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि वैसे तो आज पढ़ाता हूँ, अभी थ्योरी में सफ़े के ऊपर जाना है जहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि दोनों तरफ जा सकता है। तुम कहाँ थे कल? दोनों तरफ जा सकता है। तुम्हें पता लग गया कि आज हम कुछ खाने लगे हैं, तो तुम दो खाना फिर, ठीक है, तुम एक मेरी तरफ से अलग जी तुम्हारे आने पर। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि स्टैंडर्ड ने ऑप्शन दिया है इंटरेस्ट दोनों जगह, डिविडेंड दोनों जगह, लेकिन स्टैंडर्ड ने अपनी एग्जांपल में इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग के नीचे माइनस किया और डिविडेंड को फाइनेंसिंग में। और आईकेएप ने अपनी किताब के अंदर यही करके लिखा है कि हमने भी स्टैंडर्ड की एग्जांपल को फॉलो किया, हालांकि दोनों जगह हो सकता है। अब एमसीक्यूज़ के लिए ये ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यूज़ के लिए अब ये फिक्स ही है। ज़रा बारीक मामला है। अब एमसीक्यू के अंदर एक चीज़ फिक्स रखनी है, ठीक है ना। वो उसने लिखा हुआ है मे के साथ, यहाँ पर उसने क्या कह दिया कि जो नहीं आ सकता। तो बहरहाल कोई बात नहीं है, अगर इस तरह का एमसीक्यू होगा तो क्लियर करेगा, इस तरह नहीं, वो एम्बिगुअस नहीं रख सकता। लेकिन आपको मेरी तरफ से ये सलाह है कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वही ट्रीटमेंट कर। पहले मैं ट्रीटमेंट डिफरेंट कराता था, इस दफ़ा मैंने सिर्फ इन्हीं एमसीक्यूज़ से तंग आके ट्रीटमेंट ही सेम कर दिया है। जो आईकेएप का और इसका है, पिछली बार से ही कर दिया था बल्कि चेंज, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि कोई एमसीक्यू के वक्त आकर समझाना पड़ता था। तो अब बस आपने एमसीक्यूज़ के लिए यही रखना है, जो उसके हिसाब से सही हो सही है, जो नहीं है तो नहीं। ओके, सही है ना। बाकी आपने रिसेंट एमसीक्यूज़ देखे हैं, वो इस तरह के नहीं होते, एम्बिगुअस इतना नहीं होंगे। अगर होगा तो कोई मसला नहीं, आपने इसी के साथ स्टिक करना है जो बता रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, कहाँ थे हम? डेली सेल्स एंड परचेजेस ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट कंप्राइजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग नहीं,
कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं, वो तो कैश वगैरह होता था। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट एनेबल यूजर टू एवेल्युएट चेंज इन, इसको पेंडिंग रखना है क्योंकि ये हमने अभी सफ़ा पढ़ना है। जब सफ़ा पढ़ लेंगे तो आपने इसे खुद ही कर लेने आके, ठीक है। सॉल्विंग तो उस जैसे ही करने लगा हूँ 17, ये मैंने यूँ देखा था ना 17 हो जाए तो फिर उसी जैसे मिलते जुलते, फिर अगर फिर भी मसला आए तो कोई नहीं, फिर जूम मीटिंग में आके पूछ लेना, ठीक है। ओके, नहीं आएगा इंशाल्लाह मसला। 17 करने लगे हैं जी हम। अस्वत लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर 320 500। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? एक घंटा 40 मिनट हो गई है। चलें ये MCQ से पार्ट 2 शुरू करें, पार्ट बी शुरू करेंगे। पार्ट ए को यहाँ क्लोज कर दें, हम नमाज पढ़ के आते हैं असर की।